उसे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और जिन दोस्तों के पास कैल्शियम की बुक्स नहीं है, जिन सिस्टर्स के पास कैल्शियम की बुक्स सर नहीं कम है, सर वो ये एकदम माइक ओपन है सर, वो डिस्टरबेंस कर रहे हैं काफी, आवाज आ ही नहीं रही। तो कैल्शियम शुगर के बारे में आज हम बस डिस्कस करेंगे लास्ट। इसके बाद फिर हम अपनी कैल्शियम का जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था ना, तो हम उस टॉपिक की तरफ जो है वो आ जाएंगे और उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ओवरव्यू दे दूं दोस्तों को जो मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आई है। बहुत अच्छी बात की थी मुस्फी भाई ने, गुलाम मुस्फी भाई ने, कि लबलब नहीं, ये इरफान भाई ने बात की थी। हाँ, लबलबा दो काम करता है ना, दो काम करता है। एक इंसुलिन की मिकदार का अंदाजा लगाता है और दूसरा इंसुलिन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक ये मतलब अंदाजा लगाने का मतलब ये है कि उसे डिटेक्ट करता है, अंदाजा लगाता है कि खुराक कितनी आई है और इंसुलिन कितनी छोड़नी है। पहला काम तो ये है कि वो मिकदार का अंदाजा लगाता है इंसुलिन, और दूसरा जो है वो इंसुलिन छोड़ता है। तो ये दो अहम काम लबलबे के जो है वो होते हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ लबलबे का काम इंसुलिन छोड़ना है। तो इससे फिर हमें पॉइंट ये समझ आया था कि शुगर लो क्यों होती है या हाई क्यों होती है। तो इसी काम को क्या होता है कि इंसान खुद मैनेज कर रहा होता है, या उसका जो मुआलिज है ना, वो मैनेज कर रहा होता है। तो उसने कितना खाना खाया और कितनी इंसुलिन चाहिए, इसको वो खुद से मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, डॉक्टर की हदायत पे वो पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता। उससे कई दफा क्या होता है, खाना कई दफा ज्यादा खा लेता है मीठा, कई दफा कम खा लेता है, और कई दफा इंसुलिन की मिकदार वो एक ही तरह की जो है वो एक ही मिकदार इंसुलिन के जितने यूनिट ले रहा होता है उतने ही ले रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, और हाई और लो होने की वजह से क्या होता है कि उसके दूसरे जो जिस्म के हिस्से हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो लबलबे के दो काम है, एक ये पता लगाना कि इंसुलिन कि कितनी मिकदार मैंने छोड़नी है और कितना खाना आया है, कितना मीठा आया है, और कितनी इंसुलिन चाहिए कि वो काम बराबर हो जाएगा। एक ये अंदाजा लगाता है, दूसरा इंसुलिन छोड़ता है। दो काम है। तो ये जो निज़ाम है ये ऑटोमेटिक है ना। ठीक है, तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। तो हमारा जो लबलबा है वो खुद ब खुद इसको ना इसका अंदाजा लगाता है और खुद ब खुद इंसुलिन छोड़ता है। तो जब ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम मुआलिज के हाथ में चला जाता है, या वो इंसान जिसके शुगर हो गई है उसके हाथ में चला जाता है, तो शुगर में गड़बड़ होती है, या हाई हो जाती है या लो हो जाती है। तो एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट हमें जो है वो पता चला था ना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि वो जो कुदरती निज़ाम है ना, हम उसको उसके ऊपर हम इन्हिसार करते हैं। जो कुदरती निज़ाम है हम उसके ऊपर लेके आते हैं इंसान को, कि वो खुद से जो है वो अंदाजा लगाए, खुद से काम करने जो है वो लगे। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो आया था। अच्छा, फिर एक और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर नाजिम साहब ने गुजरांवाला से, कि आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है ये 120 दिन में बैलेंस होता है। कि जब आप शुगर के कोई कस्टमर को सर्विस देना शुरू करेंगे, तो अप एंड डाउन चलती रहेंगी, और वो आपको पहले से पता होनी चाहिए ना। तो 120 दिन तक अप एंड डाउन चलती रहेगी, लेकिन आपने एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ ना एक जो तरतीब बनानी है ना, उस तरतीब को लेके चलते रहना है। मसलन आपने बीसीएम की थेरेपी की तरतीब बनाई, तो उसको लेके चले। और बीसीएम की थेरेपी की तरतीब जो है, अगर आप डेली नहीं बना पा रहे शुगर के पेशेंट की, तो हफ्ते में 5 दिन कर ले, हफ्ते में 4 दिन कर ले, लेकिन वो तरतीब रेगुलर हो, कि वो वॉक रोजाना करे, और थेरेपी बीसीएम की 4 दिन या 5 दिन जो है वो कर ले। अगर रोजाना करे तो शुगर वाला शुरू में तो बहुत अच्छा है। तो जब शुगर कंट्रोल हो गई है, तो फिर बेशक वो 4-5 दिन पे आ जाए, तो कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं है। तो ये 120 दिन आपने और हमने ना टारगेट रखना है। तो फिर इंसुलिन, ये बात हुई थी कि इंसुलिन जो है ये दो तरह की इंसुलिन होती है ना। ठीक है, एक इंसुलिन जो है वो सेल बनाता है, और दूसरी इंसुलिन लबलबा बनाता है। ठीक है, एक इंसुलिन सेल सेल बनाता है और दूसरा लबलबा बनाता है। तो दो तरह की इंसुलिन जो है वो होती है। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो सामने आया था कि एक तो इंसुलिन हमारा लबलबा छोड़ देगा, और फिर जो शुगर हमारे सेल के अंदर गई होगी, तो सेल के अंदर जो है इंसुलिन वो बनाता है, वो सेल बनाता है ना। तो दो तरह की इंसुलिन होती है। तो फिर एक और पॉइंट बड़ा अच्छा आया था कि जब शुगर 200 पे हो जाती है, तो छोटा पेशाब बार बार आने की वजह से, तो क्या होता है, जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमको ना, हमें ये करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना चाहिए और प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए।
तो ये जो 200 शुगर हुई है, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, मतलब इसको आप शुगर इलनेस इंडस्ट्री इसको शुगर डिक्लेयर कर देती है और डिक्लेयर करके इलाज शुरू कर देती है, और जैसे ही इलाज शुरू होता है तो कहानी खराब हो जाती है। ठीक है, इंसान जो है वो गलत ट्रैक के ऊपर चल पड़ता है। तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, इसको आप ना खुराक से और लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी भी 200 की शुगर पे ना आप उन्हें फौरन मेडिकेशन पे ना लाएं। फौरन फौरन से पहले आप लाइफस्टाइल को बदलें और खुराक को बदलें, उससे जो है वो उसको कंट्रोल कर लें आप ना। तो अगर आपने दवाइयों पे लगा दिया तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, फिर उसका जिस्म जो है वो कह लें कि गैर मसनूई उसके ऊपर चल पड़ेगा। गैर मसनूई जो निज़ाम है ना, दवाई खाना और या इंसुलिन लगाना, उस पे चल पड़ेगा और उसकी आगे नुकसानात आपने और हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए। तो 200 से आप शुगर इवन के 220 भी है, उसको लाइफ़स्टाइल से और डाइट से आप कंट्रोल करके नॉर्मल ले आते हैं। और वीकनेस वो इसलिए महसूस कर रहा होता है, उस वीकनेस का जो है अक्सर फिर गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें तो शुगर हो गई है इसलिए कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, फटाफट दवाइयाँ शुरू कर दो। तो वीकनेस इस वजह से होती है, बड़ा अहम पॉइंट बताया एक दोस्त ने कि वीकनेस इसलिए होती है कि पेशाब बार-बार आने की वजह से प्रोटीन जिस्म से निकल जाती है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो हमें प्रोटीन की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो फिर हमने एक बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि आप डायबिटिक लोगों को ना बहुत अच्छा फार्मूला है, हाफिज साहब ने भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए कि उन्हें 2 सेल रिजुविनेशन और 2 चिटासन ना ये आप तीनों टाइम दे दें। 2 × 2 खाने से आधा घंटा पहले दे देना। तो ये आप शुगर वालों को भी दे सकते हैं, ये आप फालिज वालों को भी दे सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले को भी दे सकते हैं, जिसका बाईपास डॉक्टर साहब ने कह दिया उसको भी दे सकते हैं, स्टंट डले हुए लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये सबको दे सकते हैं। और फिर बजट को देखना होता है, फर्ज किया बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा 2 × 2, तो आप उसे एक पे ले आए, तो मतलब उसको शुरू जरूर कर दे, उसका स्टार्ट जो है वो ले ले। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है ना ये होगा कि आप चंद दिनों के अंदर देखेंगे शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये इससे क्या होगा, उसका पीएच लेवल बैलेंस होना शुरू हो जाता है और हम उसे एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट है ना, 2 सेल और 2 चिटासन। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि चिटासन जो है ये हमारा क्लींजर है और चिटासन हमारा क्लींजर है और सेल हमारा डिटॉक्सिफायर है। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ बल सफाई हम करते हैं ना, आपका ताल्लुक देहात से होगा। तो बल सफाई में क्या होता है, बल सफाई में कई इस्तेमाल होती है, ते रंबा भी इस्तेमाल होता है, खुरपा भी उन्होंने कहते हैं, रंबा भी कहते हैं, ठीक है, या इधर पिंडी इस्लामाबाद में करंडी कहते हैं उसे, ठीक है, करंडी। तो मतलब 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं अगर आपने सही स्टैंडर्ड की बल सफाई करनी है, ठीक है। पानी के जो रास्ते हैं ना उनको आपने साफ करना है। तो एक कई इस्तेमाल होती है, एक रंबा खुरपा इस्तेमाल होता है। तो हमारी चिटासन जो है ये कई है और सेल जो है ये हमारा रंबा है ना, ठीक है। तो एक क्लींजर है, दूसरा डिटॉक्सिफायर है। तो ये दोनों हम जब देंगे ना तो उनका ट्रैक सारा ना क्लियर होता जाएगा और माशाल्लाह उनके जिस्म का पीएच लेवल जो है ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा ना। तो पीएच लेवल बैलेंस करना ना ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पीएच लेवल को बैलेंस करना, ठीक है। इसके इसके पीएच लेवल के बारे में एक पॉइंट आया था, आगे आके हम उसे ना डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा होती है ना। हमने डिस्कस किया था शुगर की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो हम उसे ना एंटीऑक्सीडेंट खिला के हम मरीज के ना मेटाबॉलिज्म निजाम को बैलेंस करना शुरू कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम ये होना शुरू हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म निजाम भी जो है ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो हम उन्हें चिटासन और सेल का जो है ये कॉम्बिनेशन देंगे। अच्छा, तो हमने ना कस्टमर को जो है वो ऐसे डील करना है कि हमने थोड़ा सा मेच्योर तरीके से डील करना है। अभी मैं एक कस्टमर को डील कर रहा हूँ तो मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं आपको एजुकेट करूंगा और इसमें ऐसे ही है कि जो बेचारा मरीज होता है ना खुद, जो हमारा कस्टमर कहलाता है, हम उसे कस्टमर कहेंगे, हम उसे पेशेंट नहीं कहेंगे। तो उसके पास ना बहुत इल्म होता है। इल्म क्यों होता है कि उसने ना कई स्पेशलिस्ट को उसने रेफर कर लिया होता है, उसको जो है वो फीस दे के उसने अपना उससे सवाल पूछ लिए होते हैं, तो उसके पास काफी इल्म होता है। तो
अब हमने कस्टमर को जो डील करना है उसे हमें बताना है, देखिए इल्म आपके पास पहले ही है, तो हम आपको और इल्म दे के हम आपको इस लेवल पे लेके आएंगे कि आप अपने इस प्रॉब्लम को खुद मैनेज करें। और इसमें भी कोई वो नहीं है कि कोई दो राय नहीं है कि अपनी, अब किसी कस्टमर को शुगर है ना, उस शुगर को जितना अच्छा वो कंट्रोल कर सकता है उतना अच्छा उसका कोई भी मॉलेज कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ। उसे उसे ना पता होता है, उसे पता होता है कि मैंने कितना मीठा खाया आज, मैंने क्या बदपरेजी की है और मुझे कितनी डोज लेनी है, किस तरह इसको बैलेंस करना है, उसे पता होता है। तो हमें अपने कस्टमर को ना इस लेवल पे लेके आना है, उसे कहना है हम आपको इल्म देंगे, हम आपको बैकअप करेंगे, हम आपको लेटेस्ट रिसर्च बताएंगे, तो इसको कंट्रोल आपने खुद करना है। ठीक है, हम भी आपको सजेस्ट देंगे, तो हम भी आपको मशवरे देंगे, लेकिन इसको कंट्रोल आपने खुद करना है, क्योंकि अपने जिस्म के बारे में जितना आप जानते हैं इतना कोई और नहीं जानता। ठीक है, हम आपको सपोर्ट देंगे। तो मैं ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। मैं आपको ये, आप कमजोर सेल ना बने, आप ऑर्डिनरी सेलमैन ना बने, आप मास्टर सेलमैन बने। उन्हें बताइए मैं आपको बैकअप दूंगा, मैं आपको फ्री एजुकेशन दूंगा, मैं आपको लिटरेचर दूंगा, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, मैं आपको पूरी मालूमात दूंगा। तो इसको मैनेज जो है वो आपने खुद करना है। तो इस तरह से हम उसे ना कस्टमर को लेके चले और वो भी खुश होगा। और अभी ये जो दौर आ रहा है ना, इसमें ऐसा ही होगा, हेल्दी लोग सिर्फ वो होंगे जो सेल्फ हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे, जो सेल्फ नॉलेज हासिल करेंगे, जो खुद नॉलेज हासिल करेंगे वही हेल्दी होंगे। दुनिया इंफॉर्मेशन एज में दाखिल होगी है, ये कई दफा हम बात कर चुके हैं। तो अब हमें इंफॉर्मेशन दे के वो खुद इसको जो है वो मैनेज करेगा। तो इससे अच्छा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हाँ, फिर या ये है कि उस घर से हम उसके बच्चे को या बच्ची को या कोई भी ऐसे फर्द को जो कि फ्री है, उसको हम उसको ले लेंगे, वो उसको मैनेज करे। ठीक है, हम उसको एजुकेट करें और वो हमें हमारे साथ अटैच हो। ठीक है, एक फैमिली है, एक माँ है उसको शुगर है, एक बाप है उसको शुगर है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर माँ और बाप डेफिनेटली उस लेवल की एजुकेशन नहीं ले सकते मेरे साथ, तो मैं उस फैमिली से उस बच्चे को या बच्ची को ले लूंगा जो अपनी माँ या बाप के साथ ज्यादा अटैच है और जिसके अंदर ज्यादा खिदमत का जज्बा है। मैं उसको सेट कर लूंगा और उसको मैं एजुकेशन देना शुरू कर दूंगा। तो उसकी मदद से मैं अपने उस कस्टमर को प्रॉपर सर्विस जो है वो दूंगा। तो इस मॉडल की तरफ हम जो है वो आए ना, तो ये बड़ा जबरदस्त मॉडल है। एक तो ये होगा कि उसकी एजुकेशन हो जाएगी और वो अपनी माँ या बाप को जो है वो सर्विसेज दे सकेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। दूसरा ये होगा कि वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो ट्रेन बंदा या ट्रेन बंदी हमें मिल जाएगी। फिर डेफिनेटली जब उसने एक बंदे की या बंदे की शुगर कंट्रोल कर ली तो उसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर हम उसे गाइड करेंगे कि तुम अपने रिश्तेदारों में और लोगों को जो मसला है आप उसकी भी उसको वो केस भी ले लो और हम आपको बैकअप करते हैं और इंशाल्लाह ताला मिल के हम आपको सर्विस देंगे और हम उस कस्टमर को क्राइसिस से निकालते हैं। तो हमें ना इस मॉडल की तरफ जो है वो जाना है और ये परफेक्ट मॉडल है। ठीक है, ऐसा जबरदस्त मॉडल है ना कि जो शायद किसी के पास भी नहीं है। तो आपको और हमें जो है वो खुश होना है, आपको और हमें कॉन्फिडेंस भी आना है कि ऐसा मॉडल किसी के पास भी नहीं है जो मॉडल हमारे पास है। ठीक है, और फिर बड़ी अच्छी बात की थी इकरार भाई ने, बहुत अच्छी बात की थी कि 3 चीजें हैं, 33%, 33%, 33%। तो ये 100% सेहत बनेगी ना। तो एक तो है हमारा लाइफस्टाइल ना, एक हमने लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना है। ठीक है, और दूसरी जो है ट्रीटमेंट है। ठीक ठीक है, ट्रीटमेंट है ना। ठीक है, कि हमने ना क्या ट्रीटमेंट जो है वो करनी है। तो हाँ, हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। एक तो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। ठीक है, और दूसरा हमने उसका इलाज है कि हमने लाइफस्टाइल का जो रोल है वो 33% है। ठीक है, और दूसरा जो है वो इलाज का जो रोल है वो 33% है। तीसरी चीज जो है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में दो चीजें हमने डिस्कस की थी, बीसीएम है और बीसीएम डेली यूज करवाएं और एक्सरसाइज यूज करवाएं। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि बंदा शुगर वाला खासतौर पे एक्सरसाइज करके आए, वॉक करके आए और हमारे पास आ जाए और हम उसे बीसीएम की थेरेपी दे दें। उस वक्त बड़ा जबरदस्त जो है रिजल्ट आएगा। और फिर हमने ये भी चीज डिस्कस की थी कि एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले वो कैल्शियम ले ले। अगर ये वो इस तरह मैनेज कर सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा कि वो कैल्शियम ले ले 1 घंटा पहले, तो उसके बाद वो एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद बीसीएम कर ले। तो इससे क्या होगा कि एक साशे जो है ना, एक कैल्शियम का जो साशे है वो मुमकिन है 1.5 साशे के बराबर रिजल्ट देगा या मुमकिन है डबल के बराबर रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक होगी ना। तो ये तीनों चीजों को हमें ना साथ लेके जो है चलना है ना। अच्छा,
ठीक है, तो एक और फिर पॉइंट आया था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये हजम हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमें ना चियासन और सेल जो है ये 30 मिनट पहले हमें ना इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये आप कस्टमर को 30 मिनट पहले जो है वो ये कॉम्बिनेशन जो है वो देंगे। फिर एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आप साहब ने बताया कि उंगलियों के अंदर जो है शुगर, और जो ठीक है बाजू में या बाकी जिस्म के हिस्से में शुगर, जैसे उंगलियों में होती है माइक्रो सर्कुलेशन, उंगलियों में होती है माइक्रो सर्कुलेशन, बारीक नालियों की सर्कुलेशन, ठीक है, और उंगलियों में होती है बारीक नालियों की सर्कुलेशन, और जो बाजू में और बाकी जिस्म में होती है उसको कहते हैं मैक्रो सर्कुलेशन, यानी कि बारीक नालियों की उंगलियों में सर्कुलेशन और मोटी नालियों की बाजू में और बाकी जिस्म के बड़े हिस्सों में बारीक मोटी नालियों की सर्कुलेशन। तो ये दो तरह की सर्कुलेशन होती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया आप साहब ने कि इन दोनों के अंदर जो है शुगर में 30 पॉइंट का फर्क होता है, 20 से 30 पॉइंट का ना, 20 से 30, यानी कि 20 से 30 पॉइंट जो है उंगलियों के अंदर शुगर हाई होगी, और जो अगर लिबॉर्टी में आप लिबॉर्टी वाले जो है इस जगह से खोल लेते हैं ना, यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप खोल लेंगे तो उसमें 20 या 30 मिनट कम होगी ना, शुगर जो है उंगलियों में ज्यादा होगी और इसमें कम होगी, ठीक है। तो ये बड़ा फर्क है। तो हमारी जो बीसीएम है ये बारीक नालियों की जो सर्कुलेशन है ना, माइक्रो सर्कुलेशन, इसको बढ़ाती है। तो यहाँ पे जब वो शुगर कंट्रोल करेगी ना, यहाँ पे छोटी नालियों में कम करेगी, तो बड़ी नालियों में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाफिज साहब ने जो है ये बताया हमें। अच्छा, तो फिर ये बात हुई थी कि आप ना कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें उसके कस्टमर के, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये गंदम में है, चावल में है, चीनी में है, फ्रूट में है, ठीक है, ये आप कम कर देंगे, और आप जो है बाकी चीजें आप ना बढ़ा देंगे, ठीक है। और गंदम, अब फ्रूट भी जो है, इसका कॉन्सेप्ट है, फ्रूट भी शुगर हाई नहीं करता। फ्रूट उस वक्त शुगर हाई करता है जब आप उसे गंदम के साथ, सालन के साथ लेते हैं, रोटी के साथ लेते हैं। तो जब आपने फ्रूट खाने हैं तो इसके ऊपर भी आगे पॉइंट लिखा हुआ है, फ्रूट लेने, तो बड़ा अच्छी बात डिस्कस हुई कि अगर किसी बंदे को शुगर है, उसका वजन 70 किलो है, उसके साथ एक सिफर और लगा देंगे, 700 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम उसे सुबह नाश्ते में आप फल सब्जियां दे सकते हैं, कच्ची, जो उसे पसंद है, ठीक है। आप जो उसे सब्जियां पसंद है, फल सब्जियां, अगर किसी का वजन 80 किलो है, 80 केजी है, तो उसके साथ एक सिफर और लगा देंगे, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम आप उसको ना सुबह नाश्ते में आप उसे दे देंगे, फल और सब्जी दे देंगे, ठीक है। तो रोटी नहीं देंगे आप ना, ठीक है, 12 बजे से पहले पहले रोटी नहीं देंगे। तो इस तरह से आप उसकी ना शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो फलों का जो मीठा है ना, ये गड़बड़ नहीं करेगा जब तक आप रोटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने इसके साथ रोटी का इस्तेमाल कर दिया तो ये फलों वाला मीठा भी गड़बड़ करेगा, नहीं तो ये फलों वाला मीठा शुगर को हाई नहीं करता, ठीक है। तो अगर उसको इकट्ठा यूज करते हैं तो फिर ये मसला होता है। फिर बहुत अहम पॉइंट बताया अपना मुस्लिमी ने, जो लबलबा होता है ना, इसके ऊपर बीटा सेल होती है, ठीक है। तो हम किस साइंस पे काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री, तो ये ना बीटा सेल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, बीटा सेल को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जब हम दवाई देते हैं तो क्या होता है, बीटा सेल मरना शुरू हो जाते हैं। बीटा सेल मरने का मतलब ये है कि बीटा सेल मरने का मतलब ये है कि बीटा उसको इंसुलिन लबलबे को काम नहीं करना पड़ता, वही काम दवाई कर रही होती है, वही काम टैबलेट्स कर रही होती है, वही काम जो है वो इंसुलिन कर रही होती है, इसलिए उसे काम नहीं करना पड़ता। जब उसे काम नहीं करना पड़ता, एक आप भी अगर खुदा ना करे बिस्तर पे पड़ जाए, तो अगर आप सिर्फ एक हफ्ता बिस्तर पे पड़ जाए, तो आप बस ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम जाए तो आप देखेंगे आपको वैसी हम का कमजोरी हो जाएगी। इसी तरह क्या है कि बीटा सेल जो है लबलबे की, जब उसे काम नहीं करना पड़ेगा तो वो क्या होगा, वक्त के साथ साथ डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, हम बीटा सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है, लबलबा मुतहरक होना शुरू हो जाता है और लबलबा अपनी पोजीशन में वापस आना शुरू हो जाता है। हमारी बीसीएम बीटा सेल को मुतहरक करती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि भाई उठो, तुम जागो, भाई तुम इसे काम करो तुम ना, ठीक है, उसको मुतहरिक करना शुरू कर देती है। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम बात आई थी कि हमारी कैल्शियम के ऊपर लिखा हुआ है हाइपरग्लाइसीम, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर, ठीक है, कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर ना, ठीक है। और मेटाबॉलिक में हमारे पास कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर है, और लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी है हमारे पास, जो ग्रीन टी है उसके वो भी मेटाबॉलिक है, और तीसरी हमारी बीसीएम, ये भी मेटाबॉलिक है। तो ये भी मेटाबॉलिक सिस्टम को बैलेंस करती है। तो मेटाबॉलिक फैक्टर में जो है वो जो चीजें आती है वो डिस्कस हुआ कि उसमें स्ट्रोक आती है,
उसमें जो है टाइप 1 शुगर आती है, टाइप 2 शुगर आती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है और उसमें ब्लड प्रेशर आता है। ठीक है, तो ये हमारे मेटाबॉलिक फैक्टर है ना। तो हमारी ये जो मेटाबॉलिक वाली चीजें हैं, तो इन सब के ऊपर जो है वो अफेक्ट करना शुरू हो जाएगी ना, इन सब चीजों को, और इसी की वजह से जो है वो शुगर में सारी आगे कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती है। अच्छा, फिर चौहान साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि किसी भी आप केस लें, कोई भी कस्टमर आपने, तो शुगर का आप पहले उनका HbA1c, ठीक है, किसी भी कस्टमर का ये टेस्ट होता है, तो ये बता रहे थे 1200 से 1500 में हो जाता है, तो HbA1c, ठीक है, तो ये टेस्ट करवा लें, ठीक है, और फिर उनका ना 4 माह मुकम्मल कोर्स करें, 4 माह वही बन के 120 दिन ना, 120 दिन आप ना मुकम्मल कोर्स करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, इसको करेक्ट कर लो, HbA1c, सॉरी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। HbA1c है जी, ये बिल्कुल सही है, आई नहीं है, HbA1c, थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो HbA1c, ठीक है, तो ये टेस्ट करवाएं, तो उसके बाद फिर आप 4 माह उनका मुकम्मल आप उनको ट्रीटमेंट करें, उनका लाइफस्टाइल ठीक करें, नाश्ते के टाइम ठीक करें, एक्सरसाइज उनकी ठीक करें, BCM यूज करवाएं, ठीक है, उसको डाइट प्लान दें, अपने सप्लीमेंट रेगुलर यूज करवाएं, तो उसके बाद फिर आप जो है शुगर टेस्ट करवाएंगे, तो इस तरह से प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट आएगी। अच्छा, तो क्या होता है कि एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था कि शुगर के मरीज के अंदर ना ऑक्सीजन लेवल जो है सेल के अंदर ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए जब ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, सेल जो है एक चूल्हा है, ठीक है, मतलब केड़ा चूल्हा है, पिंड वाला चूल्हा है ना, वो जेड़े लकड़ तो बालदा है ना, ठीक है, तो पिंड वाला चूल्हा है ना, तो पिंड वाले चूल्हे जे तुसी ना बालन भर दियो ना, ਉਹਦੇ फुल कर दियो, तो धुआं मारना शुरू हो जाता है, क्यों, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो चूल्हे को कभी भी आधे से भी कम खातून जो है वो फुल करती है ना, क्योंकि बाकी जगह खाली रखनी होती है, किसके लिए खाली रखनी होती है, ऑक्सीजन के लिए खाली रखनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो सेल है ना हमारा, सेल की जब भी बात आए ना, तो आप फौरन जेहन में ले आया करें पिंड दा चूल्हा, बालन वाला चूल्हा, सुई गैस वाला चूल्हा नहीं, बालन वाला चूल्हा। अच्छा, तो अब सेल और पिंड वाला चूल्हा ना, ये बिल्कुल जो जेड़े बंदे नू जेड़ी खातून नू पिंड वाला चूल्हा चलाना आंदा है ना, ते वो अपनी सेहत भी मैनेज कर सकता है, ठीक है ना, वो सेहत भी, जिस तरह उस चूल्हे के अंदर ईंधन एक खास तरतीब से डाला जाता है, इसी तरह इंसान एक खास तरतीब से अपने पेट में खाना डालना शुरू करे, तो उसको से कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई बीमारियां नहीं होगी, तो ये हमने बात की थी। तो सेल जो है, अब पिंड वाला चूल्हा है, ओदे च ना आग बुझ गई है, तो क्या होगा, तवानाई बनना बंद हो जाएगी, हांडी पकना बंद हो जाएगी, तो इसी तरह जब सेल, हमारा जो सेल है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने से क्या होता है कि शुगर वाला, हर शुगर वाले के मुंह पे एक जुमला होता है, यार खाना पीना बड़ा ते जान नहीं हैगी, ठीक है ना, हमारे अंदर जान नहीं है ना, ठीक है। तो अब शुगर क्या है, ये आपको पता ही है, शुगर बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, फालिज, मोटापा, ठीक है, ये सब चीजें, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये बीमारियां नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, इन सबको क्या कहते हैं, इन्होंने उसी कहते हैं चूल्हे च बालन बहुता पा छड़िया, ठीक है ना, ये सब बीमारियां नहीं है, बंदे ने बालन बहुता पा छड़िया, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया है, कुछ ग़िज़ाएं जरूरत से ज्यादा खा ली है और कुछ ग़िज़ाएं नहीं ली, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हेल्थ कंसर्न में भी डिस्कस किया था, 6 ग़िज़ाएं हमें कुल चाहिए होती है, हमें कितनी ग़िज़ाएं चाहिए होती है, 6, कुल हमें 6 ग़िज़ाएं चाहिए। अब क्या है कि 6 ग़िज़ाएं चाहिए थी, 4 आपने पूरी ले ली, 2 आपने ज्यादा ले ली, 2 ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ले ली, एक्सेस ले ली, ठीक है। तो जब एक्सेस ले ली ना, ज्यादा ले ली, ज्यादती हो गई, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस, तो ज्यादती होने से, एक्सेस होने से क्या हुआ, टॉक्सिसिटी पैदा होगी। टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है, जहरीलापन पैदा हो गया। जहरीलापन कब पैदा होता है, जब चीज ज्यादा हो जाती है, उससे जहरीलापन पैदा होता है। तो आपने जब ये 2 ग़िज़ाएं ज्यादा ली ना, इससे जहरीलापन पैदा हुआ, इससे जहरीलापन पैदा हुआ, तो क्या हुआ कि 4 जो ग़िज़ाएं आपने ली हुई थी, इसका भी जिस्म को फायदा नहीं हुआ,
क्योंकि जिस्म में जहरीलापन पैदा हो गया था। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, फालिज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारे इनको कहते हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, ये जहरीलापन है, ठीक है। तो जिस्म में जहरीलापन पैदा हो गया है, ठीक है, तो इसको शुगर कहते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे, वेलनेस वाले ये कहेंगे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बीमारियां नहीं है, ठीक है। ते पिंड वाला बंदा तो समझा देंगे भाई चूल्हे च बालन बहुता पै गया है, ठीक है, तो हमने उसको कम करना है और कुछ डाइट्स को हमने बढ़ाना है। कुछ डाइट कम हो गया, जिसमें क्या चीज कम हो गई है, कैल्शियम कम हो गई है, ठीक है, कुछ ग़िज़ाई और है वो कम हो गई है, तो उसको हमने ना बैलेंस करना है। तो क्या होता है कि शुगर वाला जो मरीज है ये क्यों कमजोरी की शिकायत करता है, क्योंकि ये जो 2 ग़िज़ाओं ने टॉक्सिसिटी की थी ना, जहरीलापन पैदा किया था, तो उसने क्या किया था, 4 ग़िज़ाओं को भी जिस्म को नहीं लगने दिया। इसलिए शुगर वाला बंदा कहता है 3 टाइम मैं रोटी खाना, मैनू ताकत ही नहीं आती, ठीक है। तो ताकत की जो किदों आएगी भाई, तेरा चूल्हा बंद हो जाए, ठीक है। तो चूल्हा जब बंद हो जाए, हमने डिस्कस किया था, चूल्हा जब बंद हो जाए तो खातून खाना क्या करती है, खातून खाना फौरन 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 तलाश करती है, फूकनी किथे वे, फूकनी किथे वे, फूकनी, ठीक है। और वो क्या करती है, फौरन से पहले उस चूल्हे को जो फुल हो गया उत्ते तिकर भर छड़िया बालन नाल, ओदे चो अद्धा बालन ना फटाफट काट के परा कर देती है, थोड़ा सा चूल्हे से दूर दूर कर दे, आधे या 3 हिस्से बालन निकाल के साइड पे कर देती है, और वो फौरन फूकनी का सहारा लेती है और फूकनी मारती है चूल्हे में। फूकनी मारने का क्या मतलब है, एक खास जगह पे वो ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की मिकदार को वो ज्यादा करती है। तो ऑक्सीजन की मिकदार जब ज्यादा होती है, वहां पे एकदम से शोला जल पड़ता है, आग जल पड़ती है और चूल्हे को तवानाई मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह क्या हुआ, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्या होता है कि शुगर के मरीज के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ते असी की करना है, असी फूकनी मारनी है, ते साडे को फूकनियां दो फूकनियां ने साडे को ना, एक फूकनी के जो वजेगी ओनू एक्सरसाइज करावांगे, वो एक्सरसाइज करे, उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके सेल में पहुंचेगी। और दूसरी जो बड़ी ताकतवर फूकनी है, मशीन वाली फूकनी है, जिसके पीछे बोतल लगी हुई है, वो बड़ी पावर से जो है वो लगाती है, ऑक्सीजन फेंकती है, वो है हमारी बीसीएम। तो बीसीएम क्या करेगी, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी, चूल्हे के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी और आग जलना शुरू हो जाएगी। और शुगर वाला मरीज कहेगा कि वाकई ही मेरे अंदर अब तवानाई हो रही है ना। तो अभी चंद हफ्ते हुए मैंने डॉक्टर हाफिज अब्दुल रहमान साहब का जो है वो ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया चंद दिनों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को जब हमने सेल और चिटासन शुरू किया तो 3 दिन में कंट्रोल होगी उनकी शुगर ना, 3 दिन के अंदर नॉर्मल होगी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हाई हुई और उसका उनको पता चल गया वो कहते हैं पता नहीं क्यों हाई हुई ना, तो उन्हें फिर उसका पता चल गया कि क्यों हाई हुई, वो उनकी तरफ से कुछ जो है वो ऊंच नीच हुई थी, उन्हें समझ आ गई कि इस वजह से हाई हुई। तो 2-3 दिन में उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल होगी। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा कि मेरा अब उठना, सुबह उठना, बिस्तर से उठना और एनर्जी लेवल में बड़ा फर्क आ गया है। तो पहले वॉक भी नहीं कर सकते थे, तो अभी वो वॉक भी करने लग गए। तो ये चंद हफ्तों में रिजल्ट आ गए ना, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि उनके सेल के अंदर जो है फूकनियां मार के बीसीएम की थेरेपी भी वो ले रहे और वो एक्सरसाइज भी कर रहे, और फिर डाइट को भी कंट्रोल किया, फिर सप्लीमेंट भी हमने दिए, ठीक है। तो सब चीजों को हमने साथ लेके जो है वो चले। तो वो कहते हैं शुगर वाला कस्टमर आपको ये कहेगा कि जनाब मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके सेल के अंदर हमने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, ठीक है। और फिर बड़ी अच्छी बात हुई थी कि शुगर जो है ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारा जो कुव्वत मुदाफित का निजाम है ना, ये पागल हो जाता है, चल्ला हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कुव्वत मुदाफित का जो निजाम है हमारे अपने अज्जा के खिलाफ काम करने लग जाता है, हमारे अपने अज्जा को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है हमारा कुव्वत मुदाफित। तो हमारा अपना कुव्वत मुदाफित का निजाम ना हमारे अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे लबलबे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, ठीक है। पागल का मतलब है कि उसकी वाइट ब्लड सेल की, हाँ ये मियां साहब ने बताया था, मुस्फी ने बताया था कि पागल का मतलब ये है, अपना इकराम लोह साहब ने ये ऐड किया था कि पागल का मतलब ये है कि वाइट ब्लड सेल की जो कम्युनिकेशन है ना वो कमजोर हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल की जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से वो पागल हो जाता है और अपने ही जिस्म के खिलाफ जो है वो काम नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है।
तो अगर शुगर वालों को, बहुत प्यारी बात की चौहान साहब ने, कि अगर शुगर वालों को कॉर्डिसेप देंगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा इसका, कि आप उन्हें कॉर्डिसेप देंगे तो उससे उनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो क्या कहता है, लबलबे के बीटा सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाता है, तो हमने उसको इस काम से रोकना है। फिर हमने बात की थी कि फल के अंदर दो तरह की कार्बोहाइड्रेट्स होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फल में ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये ना शुगर को हाई नहीं करती, और गंदम में जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो ये जो है इस वजह से ये शुगर को हाई करती है। और सेल के अंदर, एक डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे, अगर मैं गलत हूं तो करेक्शन करते, सेल जो है हमारा, जो सेल है ये गंदम को और चीनी को एक ही खाते में लेता है, तो सेल के अंदर गंदम भी जाके मीठा बन जाती है, चीनी भी जाके मीठा बन जाती है। ठीक है, तो ये दोनों को एक ही तरीके से जो है वो लेते हैं ना। चावल चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तारिक भाई। चावल जो है ना गंदम से भी ज्यादा, गंदम से भी ज्यादा चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, चावल चावल आलू बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके ज्यादा डैमेजेस होते हैं शुगर के मरीज को। ये नोट कर लें, आप भी नोट कर लें, गंदम से ना चावल ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। सर ये सर प्लीज जरा वालेकुम सर 3 चे याद रख लेना, 3 चे, एक चे चीनी, दूसरी चे चावल और तीसरी चे चकनाई। अच्छा जी, थैंक यू जी, बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया आपने, थैंक यू। ये समझाएं नाज़िम, दोबारा हमें समझाएं, 3 चीजें, चावल, चीनी और चकनाई। 3 चे याद रखना आसान हो जाएगा ना, 3 चे याद रख ले। चे, अच्छा चे, 3 चे याद रखें। ठीक है, हाँ 3 चे याद रख ले, चीनी, चकनाई, चावल। 3 चे याद रखें, चीनी, चकनाई और चावल। ठीक है, ये 3 चे। इसमें जो इसमें हम बात कर रहे थे ना चूल्हे की, सर इजाजत है? तो जो चूल्हे की बात कर, सॉरी जी बात करें जी सर, वो जो चूल्हे की बात हम कर रहे थे तो बड़ा अच्छा है टेक्निकली जो है ना, समझे जैसे मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, उसमें जो पेट्रोल होता है वो ओवर हो जाता है ना, तो ओवर हो जाता है तो वो जो अगर तो जो है ना वो गाड़ी को, उसके 2 तरीके हैं ना, तो जो वेलनेस वाला माइंड है वो क्या करता है, वो उसके कारपेटर के साथ एक छोटा सा वो लगा होता है पेच सा, उस वहां से थोड़ा सा नौकन के साथ या पेचकस के साथ थोड़ा सा ऊपर से तेल बंद कर देते, और नाखन के साथ या किसी पेचकस के साथ वहां से खोलते हैं, वो ओवर जो फ्यूल होता है बाहर निकल जाता है, उसके बाद 8-10 किक्के लगाते हैं या सल्फ लगाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इलनेस माइंड क्या करता है, जो इलनेस माइंडेड मैकेनिक के पास अगर ले जाए तो वो क्या करता है, वो उसका प्लग खोलेगा, कारपेटर खोलेगा, ऊपर से नाली लगाएगा, इधर से लगाएगा, उधर से लगाएगा, वो करते करते इस तरह करेगा ताकि वो कस्टमर को ये पता चले कि ये बहुत काम कर रहा है और ताकि ये मुझे और ज्यादा जो है वो पैसे दे सके। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है वो उसको पचीदा कर दे के पेश करता है, जबकि वेलनेस माइंडेड क्या करता है, वो गाड़ी को जो है वो पेच को थोड़ा सा खोलता है और ओवर फ्यूल को बाहर निकालता है, पीछे से फ्यूल को बंद कर देता है, 8-10 किक्के लगाता है और गाड़ी या सल्फ लगाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ना मैकेनिकली, अगर आप थोड़ा सा इसको हम समझना चाहते। जबरदस्त, बहुत अच्छी मिसाल दी है कि जो ओवर एक्सेस हो गया ना, जो टॉक्सिसिटी हो गई है उसको कंज्यूम कर दे। मतलब आपने जो किके मारी ना, जो ओवर फ्यूल था उसको आपने कंज्यूम कर दिया, पीछे से सप्लाई बंद कर दी। बहुत सिंपल है इसको ना समझ। जी बात करें। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, ये सारी की सारी यही चीज है, यही सिंपल सा चीज है। इसमें सेहतमंद रहना बहुत आसान है, सिर्फ अगर हमें पता चल जाए, तो हम इसको खुद ही जो है कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो 3 चीज हम याद रखें, और जो ओवर जो हो गई है ना चीज, उसको हम कंज्यूम कर दें। ठीक है ना, जो हमारे सेल में और खून के अंदर जो ओवर शुगर हो गई है, तो पीछे से हम पेट्रोल की टैंकी बंद करें
ठीक है, खाने का जो निजाम है उसको बंद करें, पहला जो ओवर हो गया उसको कंज्यूम कर लें। कंज्यूम कैसे हो जाएगा? एक्सरसाइज से हो जाएगा और बीसीएम से हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर जो है इंशाल्लाह कैल्शियम की ट्रेनिंग के बाद ना हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया हमारे एक दोस्त ने, आबिद भाई ने, तो उनकी बड़ी सर्विसेज है हमारे लिए ना, बहुत प्यारी सर्विसेज है, तो उस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे ना। तो उस डायग्राम के बाद आपको हेल्थ बड़ी सिंपल लगेगी ना, उनकी बड़ी माशाल्लाह काबिश है। तो उसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट ना पंजाबी में और देसी जुबान में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी भी उसमें राय हम जरूर लेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट आप जरूर सुनिएगा, खासतौर पे जो है इकरार भाई होंगे, नाज़िम भाई, डॉक्टर साहब साहबान होंगे, ताकि वो हमारा कॉन्सेप्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, कोई उसमें कमी बेशी या करेक्शन कीजिएगा। तो हमारे जिस्म में ना बहुत प्यारी बात की अरफान भाई ने, मुल्तान से जो है हमारे MBBS है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हमारे जिस्म में ना गैसेस का सिस्टम है ना, हमारे जिस्म में 3 सिस्टम है, ठीक है, एक गैसेस का निजाम है और दूसरा करंट का निजाम है और तीसरा न्यूट्रिएंट्स का सिस्टम है। 3 हमारे निजाम है। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि गैसेस का जो सिस्टम है ना, इसको हम बीसीएम से बैलेंस करेंगे, बीसीएम और एक्सरसाइज से, और करंट का जो निजाम है इसको हम बीपी कॉम से बैलेंस करेंगे। ठीक है, उससे हम बैलेंस करेंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स का निजाम है इसको हम अपने सप्लीमेंट से बैलेंस करेंगे। तो ये 3 निजाम बैलेंस हुए तो इंसान की हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी और बीमारी पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हाँ, एक और ये बात हुई थी कि शुगर वाला ना 12 बजे तक फ्रूट खाएगा, तो इसके बाद वो फ्रूट ना खाए ना, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी, वो लिंक भी बताया था, डॉक्टर बिस्वारूप BISWAROOP, इन्होंने बड़ा काम किया, इंडिया के डॉक्टर है, तो इन्होंने शुगर के ऊपर ना काफी काम किया, तो उनके भी आप लिंक जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब से ना। अच्छा, फिर एक बड़ा हाइजीन के हवाले से बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि जिन लोगों को मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, तो मसूड़ों का जो है, दांतों का जो है शुगर के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है ना, तो बल्कि और भी बहुत सारी चीजों के साथ रिलेशनशिप है। तो आप उनकी ना ओरल हेल्थ है ना उसको बेहतर करेंगे, तो उन्हें शुगर वालों को आप टूथपेस्ट फौरन शुरू करवा देंगे, और 2 टाइम जरूर टूथपेस्ट आप खुद भी यूज करें, बच्चों को भी यूज करवाएं, एक रात को सोने के बाद, सोने से पहले, ठीक है, यानी कि रात का खाना खाया उसके बाद ब्रश करना अशद जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट रात के खाने के बाद ब्रश करना है। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो सुबह के नाश्ते के बाद है, और बाकी दिन में आप नमाज अदा करें और अपने हाथ में मसवाक रखें अपने पॉकेट के अंदर और मसवाक यूज करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके दांत प्रिजर्व हो जाएंगे और उनके अंदर बीमारियां वक्त के साथ साथ खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर लो शुगर के बारे में बात हुई थी, हाइपोग्लाइसीमिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए थे एक दोस्त ने, कि इससे ये होता है, इसके सिम्टम ये होते हैं कि भूख महसूस इंसान ज्यादा करता है, तो शेकी हो जाता है, हाथ पांव कांपते, नर्वस सिस्टम जो है वो उसका वीक हो जाता है, पसीने आते हैं इंसान को, नींद महसूस करता है, गुदगुदी महसूस करता है, ठीक है, कंफ्यूज होता है वो ना, वो कंफ्यूजन महसूस करता है, कंफ्यूज होता है। तो ये सिम्टम होते हैं कि शुगर लो हो गई है, और लो शुगर बहुत खतरनाक है, हाई की निस्बत लो शुगर बहुत खतरनाक है। और लो शुगर का फिर ये होता है कि पता भी नहीं चलता, दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता कि इसको मसला क्या है, तो और वो अगर थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो अल्लाह माफ करे इंसान की डेथ हो सकती है। तो लो शुगर बहुत खतरनाक है, इसलिए आपने देखा होगा शुगर वाले लोग अक्सर अपने जेब में टॉफी वगैरह या मीठा जरूर रखते हैं, ठीक है। तो लो ब्लड शुगर क्यों होता है? तो इसकी क्या वजूहात होती है कि लो शुगर क्यों कम होता है? कि आपने कुछ अद्वियात ली होती है, अद्वियात की वजह से भी लो शुगर हो जाता है, ठीक है। आपने अद्वियात, वही जो हमने बात की ना कि इंसान का ऑटोमेटिक निजाम मैनेज कर रहा होता है इंसुलिन को, अंदर का निजाम बायो सिस्टम है, तो इंसान खुद मैनेज कर रहा होता है, जब खुद मैनेज कर रहा होता है तो उसमें कमी बेशी आ जाती है, या उसका मौलिक मैनेज कर रहा है तो उसमें कमी बेशी आ जाती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। तो अल्लाह ने तो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा जो बनाया हुआ है, तो अद्वियात की वजह हो सकती है लो शुगर होना, कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम लेना, या खाना कम, या एक वक्त खाना ना, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार आपने जो है वो कम ली है, इसकी वजह से हो सकती है, या एक वक्त का खाना छोड़ देना, एक वक्त का खाना आपने नहीं खाया तो इससे भी लो शुगर हो जाती है। तो फिर यह है कि इंसुलिन या शुगर की अद्वियात ज्यादा लेना, ठीक है, तो इससे भी जो है ना वही जो बात हुई ना कि खाना कितना आया, इंसुलिन कितनी आई है, उसमें तवाज़ुन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, इस वजह से भी लो शुगर होती है, ठीक है। या फिर ये है कि आम हालात की निस्बत ज्यादा काम करना, एक आप अपनी सुबह से शाम की कई हफ्तों से आपकी एक रूटीन से आप काम कर रहे थे, आपकी एक रूटीन से कैलोरीज बर्न हो रही थी,
तो एकदम कोई काम आया और आपने उस काम में इन्वॉल्व हो गए और आपकी एनर्जी जो है उसमें ज्यादा लग गई ना, और खाना आपका उसी रूटीन से था लेकिन काम आपने ज्यादा कर दिया, कंजम्पशन आपने ज्यादा कर दी, कैलोरीज आपने ज्यादा बर्न कर दी, तो इससे भी शुगर लो हो सकती है। तो ये चंद वजूहात थी हमने शुगर लो करने की ना। ठीक है, तो शुगर नीचे आना बीटा सेल का एक्टिव होना है। ठीक है, बीटा सेल को हम एक्टिवेट करते रहेंगे तो शुगर लो होना शुरू हो जाएगी ना। ठीक है, और फिर एक बड़ा अहम पॉइंट डिस्कस हुआ था जिसका हमारे खानदानी जिंदगी से बहुत गहरा रिलेशन है कि शुगर की वजह से ना औरतों और मर्दों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तौलीदी निजाम है ना, ये बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मर्दों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, और ये क्यों आता है, इसकी वजह ये होती है उनकी माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, कम होने की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो चिटासन की वजह से हम क्या करते हैं कि तौलीदी निजाम जो है इसमें बहुत बेहतर काम करना शुरू कर देता है, और ये फिर ना अस्बी निजाम भी जो है शुगर वालों का वीक हो जाता है शुगर की वजह से। तो इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम जो है वो आता है। इसके ऊपर काफी जो है वो फिर बहस हुई थी कि हम जो है वेलनेस वाले ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको भी हम ना नॉर्मल करना शुरू कर देंगे। तो हमारा कंसर्न ना, वेलनेस वालों का जो कंसर्न है वो बीमारियों का इलाज नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जनाब शुगर वाला आया है और आप उसके शुगर का जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे बताएंगे भाई हम आपके सिर्फ शुगर का इलाज नहीं करेंगे, हम आपका लेंगे सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी को। ठीक है, तो हम आपके सारे सिस्टम्स को लेंगे, हम एक शुगर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप अपने जहन से ये चीज निकाल भी दें। हम आपकी ओवरऑल जो वाइटलिटी है ना, ओवरऑल जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है ना, हम उसको लेके हम जो है वो चलेंगे। तो सिर्फ हम आपकी शुगर नहीं लेंगे, हम इसमें आपका ब्लड प्रेशर का सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आपका जो है वो आपकी जो स्टेमिना भी आ जाएगा, इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाएगा, इसमें आपके 11 सिस्टम आ जाएंगे। मतलब पूरे 11 सिस्टम आपके आ जाएंगे इसके अंदर। हम आपके सिर्फ एक निजाम को नहीं लेंगे, हम आपके 11 सिस्टम्स और 5 ऑर्गन्स, ये हमारा जो है फोकस होगा। तो ये हमने ना अपने कस्टमर को जो है वो अंडरस्टैंड करवाना, और उन्हें बताएं कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं तो ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ का एक कंप्लीट और परफेक्ट मॉडल है। अल्लाह का फजल, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत परफेक्ट मॉडल है। तो अब बस बात ये है कि इसका नॉलेज हासिल करना, और दूसरी बात ये है इसको परफॉर्म करना शुरू करना। देर इस बात की है कि हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दें और सोसाइटी को सर्व करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वेलनेस लीडर हम ना जो है वो पैदा करना शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें, और बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, आप और हम उसके यूजर बने। तो अब ऐसा ना हो, इस बार ऐसा ना हो, इस बार हम इस वेलनेस रेवोल्यूशन का जो है वो सही बेनिफिट उठाएं। हमारी फैमिलीज, हमारे दोस्त अहबाब इस वेलनेस रेवोल्यूशन से भरपूर फायदा उठाएं ना। तो अभी ये अपनी पीक की तरफ जा रहा है वेलनेस रेवोल्यूशन, और ये जो अभी कोरोना आया है, कोरोना ने वेलनेस रेवोल्यूशन की और ज्यादा अहमियत को उजागर कर दिया। तो कोरोना आपकी और हमारी एक तरह से इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर एक पॉइंट डिस्कस हुआ था, शुगर की वजह से सेलुलर लेवल में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि सेल में बिगाड़ आता है। सेल जो है, ये इकरार भी ने शायद पॉइंट बताया था, सेल का जो लिंक है टिश्यू के साथ है ना, सेल मिल के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो टिश्यू में बिगाड़ आना शुरू, और टिश्यू मिल के ऑर्गन बनते हैं, हमारे जिस्म के जो ऑर्गन है वो बनते हैं। फिर हमारा ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है, और ऑर्गन से मिलके जिस्म बनता है, और ऑर्गन से मिलके सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से मिलके जो है वो जिस्म बनता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर जिस्म के अंदर जो है वो बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सेलुलर लेवल पे ना हम सेल के ऊपर काम शुरू करेंगे। तो जब हमने जड़ को पकड़ लिया ना, तो इंशाल्लाह सब चीजें जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब फिर एक और पॉइंट आया था कि हमारे जिस्म में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो सेल में ग्लूकोज नहीं जाता। ठीक है, ये बड़ा है पॉइंट डिस्कस हुआ था कि ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है, कि जो बीटा है ये चूल्हे तक नहीं जा रहा, ये चूल्हे के बाहर बाहर फिर रहा है। चूल्हे के बाहर बाहर क्या है, ब्लड है ना, ब्लड है, तो ब्लड में जो है ये ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो सेल को एनर्जी लेनी है, सेल फिर क्या करता है, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था गुलाम मुस्तफा मुस्लिम ने डिस्कस किया था। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट था कि जब सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर शुगर ने जाना था, और इसका जो दरवाजा खोलना था ना, इसका जो दरवाजा है ना, दरवाजा खोलना था इंसुलिन ने। मतलब इंसुलिन के पास चाबी थी और उसने ताला खोलना था, ताला खोल के इसका सेल का दरवाजा खोलना था, और दरवाजा खोल के शुगर ने अंदर जाना था, अंदर जाके शुगर ने बर्न होना था और तवानाई बननी थी। तो क्या हुआ, दरवाजा खुला नहीं, मीठा अंदर नहीं गया, तो मीठा क्या हुआ, सेल के बाहर
फिरना शुरू, बाहर क्या है, खून है, तो खून में अब मीठा जो है वो बढ़ गया ना, ठीक है। तो खून में जब मीठा बढ़ गया, अब सेल को कुछ चाहिए था, सेल को ग्लूकोज चाहिए था, वो नहीं ले सका क्योंकि इंसुलिन ने दरवाजा नहीं खोला। अब सेल क्या करता है, सेल जो है, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, सेल प्रोटीन और चिकनाई, ठीक है, हाँ, चिकनाई और प्रोटीन, इसको जलाना शुरू कर देता है। अब सेल ने कुछ ना कुछ तो खाना है ना, तो सेल क्या करेगा, चिकनाई को और प्रोटीन को खाना शुरू कर देगा, उसको ग्लूकोज नहीं मिला, ठीक है, तो इसको खाना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, तो अगर इसमें कोई कमी बेशी हो तो इसमें जरूर आप ऐड कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा ये जो है वो गहरा जरा सा कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या कहते हैं, चिकनाई को और जो है प्रोटीन को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, जब खाना उसको बर्न करना शुरू कर देता है, जब बर्निंग का प्रोसेस होता है ना, तो इससे फिर क्या है, जिस्म के अंदर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स, KETONES, कीटोन्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर बात हुई थी, बड़ी डिटेल से बात हुई थी कि कीटोन्स जो है ना, अगर आपके सेल एनफ ग्लूकोज नहीं है तो कीमियाई रद्द-ए-अमल से खून और पेशाब में कीटोन बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके सेल में ग्लूकोज है ना, हाँ ठीक है, वही बात होगी कि सेल में अगर ग्लूकोज मुनासिब नहीं है तो कीमियाई रद्द-ए-अमल से क्या होता है कि खून और पेशाब में कीटोन जब बढ़ते हैं तो कीटोन्स जो है, फिर वो जो कीटोन्स बनते हैं वो क्या होता है, वो खून और पेशाब में शामिल हो जाते हैं, खून और पेशाब के अंदर। तो फिर क्या होता है कि गुर्दे, खून और पेशाब में कीटोन्स, पेशाब के रास्ते, हाँ, ये कीटोन्स जो है ये पेशाब के जरिए निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। पेशाब, गुर्दे खून और पेशाब में से कीटोन को पेशाब के रास्ते निकालता है, ठीक है। तो गुर्दे निकालते हैं, गुर्दे इनको पेशाब के रास्ते से निकालते हैं और इस प्रोसेस का नाम कीटोसिस कहा गया था, कीटोसिस, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ कि सेल को ग्लूकोज चाहिए था, उसने क्या किया, प्रोटीन और फैट को बंद करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को नाम दिया गया कीटोसिस, इस सारे प्रोसेस को नाम दिया गया कीटोसिस, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि गुर्दों ने ये किया कि इनको पेशाब के जरिए निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये क्या होता है कि खून के अंदर और पेशाब के अंदर जो है ये कीटोन्स जो है वो कीटोन्स, ये जुमला जरा करेक्ट करें, इस जुमले को जरा करेक्ट करें आप दोस्त। अच्छा, तो मैं सर इसको करेक्ट कर देता हूँ कि जब सेल जो है प्रोटीन और फैट को बर्न करके एनर्जी हासिल करना शुरू करता है ना, तो प्रोटीन और फैट को बर्न करने से कीटोन्स बनते हैं और वो उनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ये खून में, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा माइक दूर करें या कोई जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कीटोन बनते हैं, ठीक है, फैट को बर्न करने से, ठीक है, फैट को बर्न करने से कीटोन बनते हैं, तो फिर उनका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। उनके ब्लड में उनके लेवल का बढ़ना ना, किडनीज जो होते हैं ना, गुर्दे, उनको एक्टिवेट कर देता है कि गुर्दे उसको निकालें, ठीक है, कीटोन्स को ना जिस्म से रिमूव करें पेशाब के जरिए। तो गुर्दों के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे ना उनकी साख मुतासिर होती है और उनका स्ट्रक्चर जो है ना तबाह होता है। उनका नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, गुर्दों के अंदर, तो वो उनके नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि शुगर किस तरीके से गुर्दों को इफेक्ट करती है, गुर्दों को किस तरीके से मुतासिर करती है, कि जब ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा बॉडी के अंदर तो फैट को जला के एनर्जी हासिल करके वो कीटोन्स बनते हैं, जहरीले मादे निकलते हैं जो कि खून के अंदर बढ़ते हैं और फिर गुर्दे खून से रिमूव करने के लिए उसको पेशाब के जरिए से उनके ऊपर दबाव पड़ता है गुर्दों के ऊपर ना, और फिर गुर्दों की साथ खराब होती है, तबाह होती है। जी सर। आपका सर माइक बंद है। जी, फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया था डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो फिर हमने इसे लिखा था कि खून में शुगरी तजाबियत बढ़ जाती है, ठीक है। खून के अंदर जब शुगरी तजाबियत बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसकी वजह से जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। यानी कि हमारी जो कैपिलरीज हैं, खून की बारीक नालियां हैं, खून की मोटी नालियां हैं, मैक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, जब खून के अंदर शुगरी तजाबियत बढ़ जाती है, एसिडिटी जब बढ़ जाती है
तो क्या होता है कि उसके अंदर ना नालियां सख्त होना शुरू हो जाती है, हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर एक नई स्टोरियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मस्कुलर सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये होता है शुगर में, जब खून में शुगरी तजाबियत बढ़ जाती है, ठीक है, तो खून के अंदर शुगर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमें फौरन से जो है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि खून में अगर शुगर ज्यादा हुई तो इससे फिर शुगरी तजाबियत बढ़ जाएगी, और उससे फिर सारा निजाम इंसान का, जो तजाबियत जब बढ़ गई ना, तो सारा निजाम जो है वो खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो पहला जो मसला आता है वो क्या आता है कि खून की जो अंदरूनी नालियों की तह है ना, ये रफ हो जाती है। खून के अंदर की नालियां की जो तह है ना, इस कीटोसिस प्रोसेस की वजह से ये रफ हो जाती है, और रफ होकर सख्त होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है। और नर्वस सिस्टम तबाह होने की वजह से कि स्ट्रोक का मसला हो सकता है, खुदा ना करे लकवे का हो सकता है, फालिज का हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैंने जो है वो रिवाइज कर दिए। अब कोई और दोस्त इसके ऊपर ओवरव्यू करना चाहे ताकि हम इसे क्लोज कर दें, टाइम भी अब कम है, और कोई दोस्त इसमें ऐड करना चाहे इसको, इसके ऊपर बहस। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास तरीके से जो है ना आपने दरिया को जो है ऊजे में बंद किया है। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास एक्सप्लेनेशन आपने दी है। अभी वो जो रफनेस क्रिएट होती है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो रफनेस बाज़ औक़ात वुंड्स की शक्ल अख्तियार कर देती है, और जो रफनेस है वहाँ पे प्लेक एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो फैट्स के डिपॉजिट्स हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, और उसके नतीजे में ऑब्वियसली वो जो थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है पेचीदगियां जो है पैदा करना शुरू कर देती है शुगर। और शुगर की बड़ी पेचीदगी, यानी सारे आर्गन को ये डेफिसिट करती है, लेकिन बड़ी जो पेचीदगी है शुगर की वो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में वाइटल रोल प्ले करता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को ये बड़े बुरे तरीके से डैमेज करती है। और वो मतलब नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी की वजह से किडनी डेफिसिट होती है, न्यूरोपैथी की वजह से जो है वो अल्लाह माफ करे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पुअर होता है। तो बहुत माशाल्लाह आउट क्लास आपने एक्सप्लेनेशन दी। तो ये डॉक्टर नाजिम साहब, डॉक्टर चौहान साहब, मैं समझता हूँ इस पे ज्यादा बेहतर मजीद जो है इसको रहनुमाई दे सकते हैं। जी इरफान भाई। जी, हाफिज साहब प्लीज, हाफिज साहब आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप सब प्लीज। हाफिज नजीर साहब जी सर। जी आप सब प्लीज। थैंक यू इकरार भाई, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया इकरार भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बड़ा अच्छा सर आपने समराइज कर दिया ना, मैं बस एक दो पॉइंट और ऐड करूंगा। जी तो ये है सर कि ना जो ऐसा मीठा जो मोनोसेक्राइड है, जो आपने पढ़े थे ना, हाँ इरफान भाई के सेक्शन में हमें पढ़ाए थे, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, और तो ये जो मीठा है ना, एक तो यह है कि जब हम मोनोसेक्राइड लेते हैं, डायरेक्ट मीठा लेते हैं, तो मीठे की जब हमारी बॉडी के अंदर खुराक में, ग़िज़ा में जब भरमार हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं, तो उससे ये होता है कि जो हमारी इंसुलिन, जो मिक़दार है हमारी बॉडी की जो बनने की जो प्रोडक्शन है, इसकी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, वो एक महदूद हद तक, बंदे को शुगर हो गई है या नहीं हो, अचानक हो जाती है शुगर। अब जब हम बहुत सारे लोग जो है ना शुगर चेक करवाते हैं तो उनको शुगर हो चुकी होती है। तो ये क्यों हो चुकी होती है शुगर? ज्यादातर शुगर होने के जो चांस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी एक वजह ये है सर कि जब हम मोनोसेक्राइड की भरमार करते हैं, जो कि मीठी की मिकदार डायरेक्टली बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन के पैदावार है, वो एक हद तक शुगर को मैनेज करती है। अब जब शुगर को हमने और थ्रोटल दबा के रखा हुआ है खुराकों में, तो हमारी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन की पैदावार की जो कैपेसिटी है, वो कम है, बहुत कम है। अब जो जायद शुगर है, ठीक है, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड जल्दी जो है ना इन्होंने हजम होना होता है,
और शुगर की मकदार ये बढ़ा देते हैं बनिस्बत वो सर दो जो हमने ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड को ज्यादा डील करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की मिकदार की जरूरत है, जबकि जब हम पॉलीसैकराइड मतलब जो वो वाली शुगर है वो आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, ये यकदम हजम होती है। जब यकदम हजम होती है तो हमारी बॉडी को ज्यादा मिकदार में इंसुलिन बनाने की जरूरत होती है और फिर हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और बिल आखिर हमारा जो सिस्टम है ना, वो जो इंसुलिन बनाने वाला, जो सेल के अंदर इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम है, वो डेड हो जाता है। एक तो ये पॉइंट सर मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह हम ना मतलब जैसे रोटी खाते हैं ना सर, गंदम की रोटी खाते हैं, तो गंदम की रोटी में ना कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम उसको कम्प्लेक्स कर दें ना, मतलब मजीद उसके अंदर मजीद चीजें मिला दें, मसलन हम ना उसके अंदर बाजरा भी मिला दें और उसके अंदर क्या नाम है जौ भी मिला दें, उसके अंदर हम छोले भी मिला दें, मिर्ची भी मिला दें, तो अब ये ना मतलब हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, अब ये वाली शुगर जो बाकी चीजों में शुगर है ना, जब इनके साथ मिलेगी तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है ना हजम होना शुरू होगी। ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है। जो प्रोसेस शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हमारी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हजम होने होते हैं, उनको हमारी इंसुलिन डील कर लेती है। लेकिन हमारी आदत बनी हुई है कि हम मोनोसैकराइड खाने के बहुत ज्यादा आदी हैं। अच्छा सर, एक और प्रोडक्ट की मद में मैं जो ये जो फलसफा है ना हमारे टाइम्स में ज्यादा फरोग पाना चाहिए कि जो शुगर का मरीज न भी हो ना, आम भी बंदा जो है सर बात रिपीट हो रही है। अच्छा जो सर ना सेल और चिट्टोसान, ये जो हमारे पास एक टूल आया ना सर, ये टूल मैं समझता हूँ किसी के पास नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये माशाल्लाह इतना जबरदस्त, टाइम्स वालों आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ गया। इसको मैंने बहुत सारे लोगों पर मुख्तलिफ जो लोग हैं ना मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लोग हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के जो लोग हैं उनमें कॉमन मसला ये होता है कि हमारी जो सेल की एक्टिविटी है, कॉमन मसला ये होता है कि जो हमारी सेल की एक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है। देखिए जो भी केमिकल बनने हैं वो सेल के अंदर सारा कुछ होना है, बर्निंग जो है ना वो सेल के अंदर होनी है, सेल के अंदर होनी है। तो अब सर ना ये बड़े गौर से समझने वाली बात है कि हमारा जो ये मैकेनिज्म है ये किसी के पास नहीं है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये सारे दोस्त बड़े तवज्जो से सुने और इसको मतलब हम प्रमोट करें तो बड़ी तेज रफ्तारी से आपका जो कस्टमर है ना वो और आपके घर वाले और सब लोग जो है ना, ये हम बहुत ज्यादा अजाब से बचना शुरू हो जाएंगे। जो सर प्लस है ना, मतलब जो ऐसी चीजें केमिकल या फ्री रेडिकल या जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उनसे निबड़ने के लिए हमारा चिटोसान है। चिटोसान को हमने पढ़ा, ये सर प्लस को ना बॉडी से करता है, ये क्लींजिंग करता है। क्लींजिंग का मतलब ये है सर प्लस बड़ी चीजों को जिस्म से निकालना। अब सर ना जो आज नुक्ता आज की इस ट्रेनिंग के अंदर ना जो एक हम चीज शेयर करना चाहते हैं, शहीद भाई से भी बात हुई थी, तो जो हमारा डिटॉक्सिफिकेटर है ना, डिटॉक्सिफिकेशन है सेल की सर खसूसियत ये है कि सेल के अंदर, हमारे खुलिये के अंदर जो प्लाज्मा है, जो न्यूक्लियस है, जो प्लाज्मा है, और जो कि ना डिटॉक्स जो गैर जरूरी मवाद है ना, फ्री रेडिकल या और कोई मतलब गैर जरूरी एलिमेंट जो है ना वो सेल के अंदर एक्टिविटीज को रोक रहे हैं। जब सेल के अंदर चले जाएंगे, जो टॉक्सिन जो है वो सेल के अंदर जब चली जाएगी तो सेल के फंक्शन को रोक ले। अब सेल रिजुविनेशन क्या करता है कि सेल के अंदर
जो माइनर जो चीज है ना प्लाज्मे के साथ, जिस प्लाज्मे को, हमारे सेल के प्लाज्मे को डिस्टर्ब कर रही है, सेल के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर रही है, या सेल के अंदर जो परफॉर्मेंस को या एक्टिविटीज हो रही हैं उसको जो डिस्टर्ब करने, अक्सर यही होता है। मतलब शुगर भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, और बेशुमार जो अमराज जन्म लेते हैं वो सेल की परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह से। और पुअर क्यों होती है कि वो गया टॉक्सिन जो है ना वो सेल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे होते हैं। तो सेल रिजुवेनेशन सर ना जब हम लेते हैं तो विद इन 10 डेज सर ना जब क्लीनिंग होती है सेल की ना, तो बहुत तेज रफ्तार कारकर्दगी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो सर मैंने कॉन्सेप्ट दिया ना, ये मैं तो मेडिकल का बंदा नहीं हूँ, सही है, इसमें बहुत ज्यादा नाकसियत भी, मतलब नाकिस चीज भी हम बयान कर देते हैं, या पूरी कंप्लीट वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम इस चीज का पहले इतराफ कर रहे हैं कि हमने मेडिकल को नहीं पढ़ा, हम डॉक्टरों के मुकाबले में नहीं है, हम उन लोगों के मुकाबले में नहीं है जो जिन्होंने ना मतलब 25-25 साल जो है ना ये इस नॉलेज को हासिल किया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं इसकी जरा जो है ना, जरा और इसकी तशरीह और इसकी तफसीर जो है ना वो डॉक्टर हजरात कर सकते हैं। बस ये एक कॉन्सेप्ट दिया है। जी आप सब बहुत प्यारी आपने बात की आप सब, और ये वाकई आपने सही कहा। ये जो सेल वाला मामला है ना, सेल रिजुविनेशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी इसमें टॉप कंपनीज में आती है। हमारी कंपनी ना सेल रिजुविनेशन हमारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सेल को दोबारा जवान करना, ठीक है। और हमारे पास ना शुगर में पूरी रेंज है। आपने सुना होगा शुगर वालों को क्या था, अंगूठे पे जख्म हो गया और फिर वो बढ़ता है, गैंग्रीन बनना शुरू कर देता है, पाँव कट गया, टांग कट गई, तो हमारे पास उसका भी बहुत जबरदस्त इलाज है। और माशाल्लाह कई लोगों की उंगलियां कटने से बची है ना, ठीक है। तो आप उसमें जो है वो ओजोन की थेरेपी करें, और आप चिटासन जख्म के ऊपर भी लगाएं। तो चिटासन हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस्म जल गया है, हो गया है, कोई भी जख्म हो गया है, तो हमारे घरों में पायोडीन यूज नहीं होनी चाहिए। क्यों? पायोडीन क्या करेगी? पायोडीन वहां पे यहाँ पे जख्म हुआ है, तो पायोडीन क्या करेगी, यहाँ पे जाके जो है वो पहले सेल को बर्न करेगी, हमारे जो प्लाज्मा है ना उसको जलाएगी, खुरुड बनाएगी, स्कार बनाएगी, ठीक है। स्कार बना के उसके बाद जख्म जो है वो ठीक होना शुरू होगा। तो चिटासन हमारे पास ऐसी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि वो यहाँ पे स्कार नहीं बनाएगी, वो डायरेक्ट बारों बार जख्म को ठीक कर देगी बगैर स्कार बनाए ना। तो चिटासन हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शुगर का जख्म हो गया, या जले हुए का जख्म हो गया, या वैसे कोई जख्म हो गया, तो फौरन आपको कोई जख्म हुआ है तो फौरन आप चिटासन ले। वो रीडर डाइजेस्ट में आया था, अमेरिकन यूनाइटेड नेशन की जितनी आर्मी है वो चिटासन बैंडेज यूज करती है, क्योंकि चिटासन से अच्छी जख्मों को हील करने के लिए कोई चीज नहीं है। तो हमारे घरों में जख्मों के ऊपर चिटासन यूज होनी चाहिए। बहुत अच्छा जबरदस्त तरीका है कि पहले आप चिटासन लगा के खून को रोक दें, अगला दिन आए टूथपेस्ट और चिटासन मिक्स करके लगा दें, अगला दिन आए चिटासन जिंक मिक्स करके लगा दें, तो आप देखेंगे कोई निशान नहीं बनेगा, कोई खुरुड नहीं बनेगा, जिसको स्कार कहते हैं इंग्लिश में, स्कार नहीं बनेगा, और डायरेक्ट जख्म आपका ठीक हो जाएगा। तो चिटासन हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना, बहुत जबरदस्त चीज है चिटासन। और जो गैंग्रीन हो जाती है तो उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको ना रिवर्स कर देते हैं। गैंग्रीन में क्या होता है, सेल गल सड़ के खत्म हो जाता है, ठीक है। सेल जो है खराब हो जाता है, गल सड़ के मर जाता है सेल। तो हमारे पास है सेल रिजुविनेशन, सेल को दोबारा जवान करना। तो पहले वो जो खराब हो गया सेल, उसको ये उसकी खराबी को रोकेगा, और फिर उसके बाद उसको दोबारा रीजनरेट करना शुरू कर देगा, और रिवर्स करके उसको दोबारा बना के दोबारा जवान कर देगा, और वही जख्म वहां पे वो रिकवर हो जाएगा। तो कई लोगों का शुगर का कई महीनों का, कई सालों का जख्म जो ठीक नहीं हो रहा था, उन्होंने हर तरह के टोटके कर लिए थे ओजोन और चिटासन से। और फिर क्या है कि जो मैंने आपको और कॉम्बिनेशन बताया, टूथपेस्ट और चिटासन ये मिक्स करके लगा दें जब जख्म ड्राई की तरफ आ जाए, और उसके बाद फिर चिटासन और जिंक ये मिक्स करके लगा दें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या आपने जो है ना वो जादू किया है ना उस बंदे के साथ। जी तो राशिद इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राशिद इकबाल साहब पहले आप बताएं, उसके बाद ये दो दोस्त। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सिर्फ इतना एक चीज पूछना चाह रहा था कि चूंकि हमारे बहुत सारे दोस्त न्यू हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि ये कैसे होती है। ठीक है, अब टाइप 2 तो आपने समझा दिया, टाइप 1 थोड़ा सा रह गया। एक मिनट मुझे देंगे। राशिद भाई, टाइप टू जो होती है ना, ये अब 40 ईयर होती है,
और ये कॉमन है ना। और जो टाइप 1 है ना, ये मुरूसी होती है कि बाप दादा के जरिए से वो औलाद में मुंतकिल होती है। टाइप 1 जो है ना वो मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब आप 40 ईयर हो, वो किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें पे टाइप 1 में ना पेंक्रियाज जो है वो नॉन फंक्शनल होता है, टोटली नॉन फंक्शनल। वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो बाय बर्थ हो सकता है, वो किसी डिजीज की वजह से जो हमारी पेंक्रियाटिक हेल्थ होती है वो 0 पे होती है। पेंक्रियाज टोटली नॉन फंक्शनल होता है। टाइप 2 जो है वो मतलब उसमें ग्रेजुअली जो है पेंक्रियाज की फंक्शनिंग जो है वो डिक्लाइन का शिकार होती है, इन्हतात का शिकार होती है ग्रेजुअली। और वो जो जैसे तारिक भाई ने आगाज में फरमाया कि अक्सर लोग जो है वो जब शुगर आगाज में होती है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशंस में होते हैं। और अमेरिका में हर तीसरा शख्स जो है, क्योंकि वहाँ ओबेसिटी सबसे ज्यादा ओबेस लोग जो है अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ हर तीसरा शख्स टाइप यानी प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो है जो प्री डायबिटिक कंडीशन के पेशेंट है उनको जो है वो नेचुरोपैथी के जरिए उनका डाइट जो प्लान है वो बेहतर करके फिजिकल एक्सर्शन के जरिए जो है ना कोशिश करते हैं कि उनका रिवर्सल कर सके, उनको नॉर्मल हेल्दी लोग बना सके। अनलकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ हेवन है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो वहाँ पे वो आगाज में ही अभी पेशेंट प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, 100% उसके पास चांसेस होते हैं कि उसका रिवर्सल हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, और उसको जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और ऑब्वियसली जो पेंक्रियाज है वो डिपेंडेंसी की तरफ चला जाता है, वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो जो सिक्रीट कर रहा होता है इंसुलिन, उसकी सिक्रीशन जो है वो बहुत तेजी से जो है डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देती है। मतलब तो ये बेसिक अच्छा डिफरेंस मुझे सर अगर इजाजत हो नाजिर तो और डॉक्टर चौहान साहब सब दोस्त ना, मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, तो आप इसमें इसकी आप वजाहत भी कर दीजिएगा और इसको आप भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा और इसको आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टाइप 1 में ना बहुत सिंपल सा है। टाइप 1 में ना नो की, ठीक है, मतलब हमने बात की ना, ये सेल है ना, सेल, तो सेल के अंदर शुगर ने जाना है ना, कैसे जाएगी, ये दरवाजा खुले, सेल का दरवाजा खुले तो शुगर अंदर जाएगी ना। तो अब दो तरह की शुगर है ना, राशिद भी ने पूछा, एक है टाइप 1 जी जी, टाइप 1 में। अच्छा सर ये माइक ओपन है इसकी सिस्टर का, हमें मैं ऑफ कर दी है। अच्छा जी, अच्छा, तो सर हमने बात की थी ना कि हमने ना सेल जो है ना, सेल उसका दरवाजा बंद है ना, दरवाजा बंद है तो अंदर इंसुलिन वो शुगर नहीं जाती। तो टाइप 1 में ये है नो की। टाइप 1 में नो की का मतलब ये है कि दरवाजा खोलने की जो चाबी है ना वो है ही नहीं है। टाइप 1 में मैंने जो नोट्स में लिखा हुआ है वो है नो की। और टाइप 2 में है ब्रोकन की। टाइप 2 में ये होता है चाबी तो है लेकिन चाबी टूटी हुई है, तो फिर भी वो दरवाजा नहीं खोल सकेगी ना। तो टाइप 1 में चाबी होती है, टाइप 2 में ब्रोकन की है। अच्छा, टाइप 1 में ये है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, मतलब लबलबा ना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। और टाइप 2 में है, ये दूसरे वाला पॉइंट मुझे आप समझाएंगे ना सब दोस्त, कि डोंट रिस्पोंड इंसुलिन। तो टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन को रिस्पोंड नहीं करता है। ये रिस्पोंड वाला पॉइंट मुझे समझा दें और ये भी बता दें ये कांसेप्ट ठीक है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं कि बाज़ वक़्त पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रॉपर्ली जनरेट कर रहा होता है, लेकिन वो जो हमारी सेलुलर लेवल पे सेल की फंक्शनिंग होती है वो उसमें कोई वीकनेस आ जाती है और वो सेल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है इंसुलिन को, या वो जो इंसुलिन ने सेल के साथ ग्लूकोज इंसर्ट करने के लिए जो फंक्शनिंग करनी होती है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं इस अमल को। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन तारिक रेजिस्टेंस भाई, एक वो ना चौहान साहब ने, आसिफ चौहान साहब से एक बात हुई थी ना, तो ये जो बलोच साहब, एक पॉइंट सिर्फ ना, बलोच साहब कह रहे हैं ना कि प्री मैच्योर जो शुगर होती है और उसको जब हम ट्रीट करवाना शुरू कर देते हैं ना, इंसुलिन लगवाना शुरू कर देते हैं, लोग दवाइयां खाना, मेडिसिन, कंडीशन है उसको प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। और अमेरिका में पर्टिकुलरली हर तीसरा बंदा प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है सर और उसको अक्सर बलोच साहब, रिवर्सल कर देते हैं।
सर पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा जुल्म मचा हुआ है, वो ये कि जब बंदे की ना शुगर लेवल ना 160 पे होता है तो वो भी दवाइयां खा रहा है, 150 पे है तो वो भी दवाइयां खा रहा है, हालांकि 200 पे भी दवाइयां इंसुलिन नहीं लगवानी चाहिए। तो मेरी बात हुई थी चौहान साहब से ना, तो चौहान साहब माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल के जो ट्रेनर है ना, आसिफ चौहान साहब, तो वो एक बात बड़ी जबरदस्त उन्होंने मुझे गाइड किया था कि एक टर्म यूज होती है लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज। तो कोई भी ये लॉ ऑफ यूज बड़ा जो है ना वसी टर्म है ना, तो देखें कि कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं होगी एक लेवल एक अरसे तक तो वो डेड हो जाएगी, इनएक्टिव होगा या डीएक्टिव होगा, इनएक्टिव हो जाएगी ना। तो जब मैंने ना वो जब उनसे एक कस्टमर के बारे में गाइडलाइन ली तो उन्होंने कहा कि अभी आप इंसुलिन भी ना लें, अभी आप जो है ना उनको कोई मेडिसिन भी न खिलाएं, आप उनको कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट बंद करवाएं, और फिर दूसरी बात ये करें कि उनकी ना चिटोसान और सेल का इस्तेमाल करवाएं। इससे क्या होगा कि जो एक इंसुलिन पैदा कर रहा है लबलबा और दूसरे सेल इंसुलिन जो पैदा करते हैं वो पैदा करना भूल जाएंगे, वो मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आप जो है ना जो हमारे यहाँ जो है ना प्री डायबिटिक जो कंडीशन होती है उसमें जब लोग मेडिसिन खाते हैं तो वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं और अपने अपने साथ ना वो बहुत ज्यादा मतलब ये एक पॉइंट है सर। और दूसरा पॉइंट सर ना मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने एक जो आपने पहले बात की है ना गैंग्रीन की, उस पर मैंने एक कस्टमर को डील किया और अपनी मतलब विजडम के साथ उसको डील किया ना सर। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब कोई जख्म होता है तो जख्म जब होता है तो जो शुगर का मरीज है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो या वीक लेवल पे होता है या फिर ओवर एक्टिव होता है, ऑटो इम्यून होता है, बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से उसका जो जख्म है उसकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ती रहती है, बार बार बढ़ती रहती है। अब सर टू वे काम करें तो मैंने एक बंदे की कंफर्म सर, ये हमारे मलक असलम साहब है, 7 स्टार हैं, प्लाटीनियम मेंबर है तलागंज से, तो उन पर ना उनके बड़े भाई जो हैं उनके डॉक्टरों को कहा और डॉक्टर ने कहा कि पाँव कट जाएगा। तो मैंने कहा यार आप पाँव ना कटवाएं, मैं एक तरीका है मेरे पास, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। वो तरीकाकार ये था कि 3 टाइम पानी के अंदर या शापर चढ़ा के 3 टाइम ओजोन का इस्तेमाल किया पाँव के अंगूठे के ऊपर जो उनका, और पाँव के नीचे तकरीबन 2-2 इंच जो है ना गहरा जख्म होता था, 2-2 इंच। तो 3 टाइम ओजोन से थेरेपी की और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर वीक है तो उसको भी बैलेंस किया, अगर ओवर है तो उसको हमने चिटोसान, सेल और कैल्शियम 2 और जिंक, ये सर ना हमने उसको प्रोडक्ट दी। तो तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर ना सर उसका जो जख्म है वो खुश्क होना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो बड़ी इज्जत करते हैं, और वो बंदा मिलता है तो वो बड़ी इज्जत करता है, वो कहता है जी आपकी वजह से मेरा पाँव कटना बंद हो गया, टांग कटनी बंद हो गई, तो आपने जो मेरे ऊपर तरीका इस्तेमाल किया वो कारगर साबित हुआ। जी मैं हाफिज साहब की बात को तारिक भाई आपकी इजाजत से बढ़ाऊंगा। असल में ये जो जख्मों का हील ना होना और खुदा न खास्ता आगे चल के इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है और फिर गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बुनियादी वजह न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी वीक होना शुरू हो जाती है और उनकी जो इनर सरफेस है वो रफनेस का शिकार होना शुरू हो जाती है, वहां पे प्लैक फॉर्मेशन होता है। अब जख्म जब होता है तो जख्म की हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जख्म में जब प्रॉपर ब्लड जाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी तो जख्म हील हो जाएगा। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि नैरोपैथी की वजह से वो ब्लड जो है प्रॉपर क्वांटिटी में जख्म तक नहीं पहुंच रहा। जब प्रॉपर क्वांटिटी में जख्म तक ब्लड नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, हीलिंग प्रोसेस स्लो होगा। और उसके अलावा जब हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है तो वो जो बैक्टीरिया, जर्म्स
वगैरह की जो कल्चरिंग जख्म में हो रही होती है वो फास्ट होना शुरू हो जाती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना शुरू हो जाती है। और जब वो उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होती है तो सेल्स का वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है, सेल रैपिडली डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो टोटली जो डेड होना है सेल्स का वो गैंग्रीन कहलाता है। तो इसमें सर अजहर मलिक साहब मौजूद हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है। ये मतलब ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि बस अब वो पाँव रिमूव करवाना है, उंगलियां रिमूव करवानी है, और पर्टिकुलरली हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करे, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर साहब, उन्होंने ऐसे ऐसे पेशेंट, तारिक भाई मैं आई विटनेस हूँ कि मैं उनको कहता था डॉक्टर साहब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मरीज है, इसको तो सर्जन ने कहा कि फौरन पाँव रिमूव करवाएं और गैंग्रीन बढ़ जाएगी, तो वो उसको लेते थे और वो ठीक कर लेते थे। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलरली जो ओजोन है, अब वो ओजोन क्या करती है कि वो जो रैपिड कल्चरिंग हो रही होती है जर्म्स और बैक्टीरिया की, एक तो उसको खत्म करती है, किल करती है। ओजोन में अल्लाह ताला ये वो एलिमेंट है जो रैपिडली जर्म्स बैक्टीरिया को वायरसेस को किल करता है। अच्छा, उसमें वो बैक्टीरिया और जर्म्स की जब कल्चरिंग कम होती है उनको ओजोन किल करती है। और इधर से आप जैसे सेल रिजेनरेशन का आपने बताया, ये सेल रिजेनरेशन सेल्स की को रिजेनरेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बेहतर करते हैं, और साथ ही थोड़ा सा यानी जख्म से थोड़ा डिस्टेंट लेवल पे आप बीसीएम की थेरेपी लेते हो तो बीसीएम सर्कुलेशन को बेहतर करते हो। ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है जख्म की हीलिंग करते हैं और ऑर्गन्स रिमूव होने से पेशेंट का बच जाता है। और ये बिल्कुल मुस्तनद मतलब एक कंफर्म रिपोर्ट है बीबीसी की कि हर साल पाकिस्तान में 2 लाख शुगर के मरीज अपाहज हो रहे हैं। जरा तसव्वुर करें कि वो जो 2 लाख मरीज न्यूरोपैथी की वजह से अपाहज हो रहे हैं, मेडिकल साइंस के पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन तारिक भाई ने बता दिया, हाफिज साहब ने भी उस पर बड़ी रोशनी डाली, डॉक्टर नाजिम साहब ने भी, कि सेल रिजेनरेशन, चिटोस्टोन ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फिर कैल्शियम 2 तो बहुत ज्यादा सोने पे सुहागा, और उसके ऊपर बीसीएम माइक्रो सर्कुलेशन बेहतर करती है, और वो जो नैरो पैथी का प्रोसेस होता है उसको डिसलरेट करते हैं। सारे फैक्टर्स मिलके जो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो 2 लाख लोगों को अपाहज होने से बचा, चले 2 लाख पूरे ना सही, उनमें मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे तो उनको अपाहज होने से बचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इससे कोई बड़ी नेकी नहीं हो सकती जी इकरार लोगों भी, को आप अपाहज हो। जी इकरार भी आपने बहुत प्यारी वजाहत थैंक की। यू सर। मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को ना और समझना चाहूंगा। देखिए ये फर्ज किया अंगूठा है ना, यहाँ पे जख्म हो गया, ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे जख्म हुआ ना, तो हमने 2 अटैक करने, एक जख्म के ऊपर अटैक करना है, एक अटैक हमारा जख्म के ऊपर होगा, एक अंदर से अटैक होगा। जख्म के ऊपर जो अटैक होगा, एक होगा अटैक वो बीसीएम के साथ। बीसीएम जो है यहाँ पे जख्म में जो डुप्लीकेशन हो रही है, बैक्टीरिया की कल्चरिंग हो रही है, तो उसको कम करेगी, उसको स्टॉप करेगी। अच्छा, दूसरा हम सर ओजोन उसके उसके ऊपर हम ना चिटासन लगाएंगे। तो जब हम चिटासन लगा देंगे तो ऐसे ही हुआ कि जैसे जो है हमने उसके ऊपर चादर डाल दी, चिटासन लगाई तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। तो चिटासन भी जो है ये दो अटैक होंगे जख्म के, एक ओजोन और एक चिटासन। अच्छा, तो दूसरे जो अटैक होंगे वो अंदर से होंगे। अंदर से आपने जो फरमाया कि जख्म से हटा के थोड़ा सा हम जो है थोड़ा दूर करके हम बीसीएम की थेरेपी दें, बाकी सारे ऑर्गन में दें। तो अगर फर्ज किया वो पाँव है तो पाँव ना रखे, तो पाँव के अलावा जो ऑर्गन है वो रखे। तो बीसीएम अंदर से अटैक करेगी, चिटासन और सेल जो खिलाएंगे वो अंदर से अटैक करें, अंदर से माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगी, यहाँ से खून जाना शुरू होगा, ऑक्सीजन जाना शुरू जी होगी। तो जब 2 जी जी। अटैक होंगे तो जख्म बेचारा कैसे बचेगा? और और आप ओजोन जो है बाहर से जो बैक्टीरिया और वायरस की और जर्म्स की कल्चरिंग हो रही थी ना, तेजी से वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ओजोन उनकी मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज करेगी बल्कि खत्म करेगी। अब वो आउटरली भी जख्म को सपोर्ट मिल रही है, इनरली भी, इंटरनली भी, एक्सटर्नली दोनों फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। सेल रिजेनरेशन आप दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। वो जो 2 लाख लोग हर साल पाकिस्तान में अपाहज होते हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के वजह से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मतलब हमारे पास। इकरार भी देखिएगा, इंशाल्लाह हमारे सारे दोस्त सब छा जाएंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि लाखों लोगों के पाँव कट रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला किसी के पाँव नहीं कटने चाहिए, ठीक है। रशीद की बात तो जब इम्यून सिस्टम बैलेंस होता है ना तो एंटीबॉडी को काम करने का मौका मिलता है, और एंटीबॉडी जो है ना वो जाके पैथोजन के साथ लड़ती है, ये हमने पढ़ा था ना। तो इम्यून जो है ना, इम्यून को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म उसकी सेहत को बहाल रखने के लिए इम्यून को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन इन्फेक्शन कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम बैलेंस होने से
जी आप सब, आप प्लीज बात करें, आप सब अपना माइक ऑन कर लें। हाफिज नजीर साहब माइक ऑन करके बात कर लें प्लीज। जी सर जी मैं सर ये बात कर रहा हूँ कि जब जो शुगर का जो मरीज है सर, उसके साथ जो बिग प्रॉब्लम आ रहा है, बिग प्रॉब्लम जो आ रहा है उसका, वो उसका इम्यून सिस्टम या वीक है या उसका ओवर एक्टिव है। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाते हैं और बिलखसूस चिटोसान का इस्तेमाल करवाते हैं, कैल्शियम 2 का इस्तेमाल करवाते हैं, सेल का इस्तेमाल, ये तीनों प्रोडक्ट सर ये करती हैं कि इम्यून को बैलेंस करती हैं। और सर जब इम्यून बैलेंस हो जाता है ना, तो एंटीबॉडी को बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। और इम्यून सिस्टम जब बैलेंस होता है तो एंटीबॉडीज जो है वो पैथोजन के साथ लड़ते हैं और उनको इन्फेक्शन से रोक देते हैं। इधर से बाहर आपने चिटोसान का इस्तेमाल जख्मों पर उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी, ऑक्सीजन बंद होगी तो पैथोजन जो है ना वो मरना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा टैक्ट ये यूज किया कि ओजोन का इस्तेमाल किया, और जो मोनो ऑक्साइड है ना, मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के एक एटम है, वो विद इन 3 सेकंड वो पैथोजन को किल करता है, विद इन 3 सेकंड। तो जब हमने ओजोन की थेरेपी दी और फिर बीसीएम को जब हमने इस्तेमाल करवाया, मसला हिप के जरिए से इस्तेमाल करवा रहे, ऊपर बिठा के इस्तेमाल करवा रहे, मतलब आपका जो किसी बंदे का पाँव जख्मी है तो पाँव को दूर रख के ना ऊपर उस बीसीएम के ऊपर बिठाएं, हिप के जरिए से बिठाएं, ताकि माइक्रो सर्कुलेशन सही होने की वजह से न्यूट्रेंट पहुंचे, एंटीबॉडीज जो है ना वो बने और इम्यून बैलेंस हो, पैथोजन के साथ मतलब लड़े। और बाहर से ये अगर ये मुकम्मल एक कंप्लीट, मैं समझता हूँ सर कि ये जो 100 बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, अगर ये बात मैकेनिज्म ये समझ जाए और ये प्रैक्टिस करने का आगाज करें, किसी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो कस्टमर है उसको अगर एतमाद हासिल करवाए और ये ट्रीटमेंट उसका करे, तो मैं समझता हूँ सर कि हम छा जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑप्शन, अब अगर हम सर ना 1000 बंदे तक भी पहुंच जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा। 2 लाख बंदा फिर हमारी दस्तरस में होगा। बेशक आप सब बहुत बहुत जबरदस्त आपने वर्ड्स बोले। उमैर जफर साहब कुछ कहना चाहिए। उमैर जफर साहब काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। उमैर जफर साहब। जी सर पहला सवाल तो ये है कि जो 6 ग़िज़ाएं आपने जिक्र किए है वो बता दें कि वो क्या है। इंशाल्लाह आपने जिक्र पढ़ेंगे, प्रिवेंशन में हम ना अच्छा चलेगा। अच्छा सर एक और सवाल और है, पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की सर बात हुई है, उसको क्लियर कर दें। और एक सर और चीज़ है कि मल्टीग्रेन फ्लोर की भी बात हुई थी किसी ट्रेनिंग में, मल्टीग्रेन फ्लोर, यानी वो जो मल्टीग्रेन आटा होता है, तो वो सर कोई पता चल जाएगा उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं। हाँ, अच्छा हाफिज साहब ने ना बड़ी तवज्जो दी दिलवाई इस बात के ऊपर ना कि ये आप मरीजों को ना यूज करवाएं, सिर्फ सॉरी कस्टमर को ना यूज करवाएं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मतलब मल्टी में ये होता है कि मल्टी विटामिन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है जौ को जरूर ऐड करें, जौ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन 10 किलो आटे का आप बनाना चाह रहे हैं तो आप 4 किलो गंदम ले लें, 4 किलो जौ ले लें, 1 किलो आप काले चने का आटा ले लें, 1 किलो आप जो है वो बाजरे का आटा ले लें, 1 किलो आप जो है वो उसका क्या कहते हैं बाजरे का ले लें, चनों का ले लें, मकई का ले लें। तो इस तरह ना मिक्स कर लें आप उन्हें ना मुख्तलिफ रेशो से। तो आप ना घरों के अंदर एक तो आप सब लोग वेलनेस लीडर ये करें कि ऑर्गेनिक चीजों का बंदोबस्त करें। खासतौर पे जिनके पास थोड़ी सी भी जगह है ना, वहां पे आप अपनी जो है घर की कम से कम आपके घर में ऑर्गेनिक चीजें हैं जो खाद से, यूरिया, डीएपी से पाक हो। जिनके पास जमीनें हैं अपनी जमीनों में ऑर्गेनिक चीजें लगाना शुरू करें, ठीक है। और फिर आप ना मल्टी ग्रीन की तरफ आए और ये सिर्फ कस्टमर को यूज ना करवाएं, आप खुद भी यूज करें। यार पहले आपने और हमने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करें। अच्छा दूसरा ये ना जो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये पूरा ना एक पेज लिखा हुआ है। तो मैं ये माशाल्लाह मियां खान साहब की सिस्टर ने एक दफा हमें पूरा हमने सेशन लगाया था इसके ऊपर ना, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, तो ठीक है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा जो है वो दिल गया था। और सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो ओलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मोनो होता है। मोनो जो है इसका मतलब एक होता है, हम सब एक को कहते हैं ना, मोनो एक को कहते हैं। तो इसमें ना एक होता है। पोली में ये होता है कि इसमें ना 2 से 9 मीठे शुगर के यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। और फिर ओलिगोसैकेराइड में ये होता है 2 से 9 यूनिट का चेन बनना शुरू हो जाती है। सर ये ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 9 जो होते हैं ना मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। जो पोली होता है ना वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें चेन होती है।
पोली से ज्यादा कम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड होता है ना? नहीं नहीं सर, पोली ज्यादा कम्प्लेक्स होता है, वो ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है पॉलीसैकेराइड ना, और ओलिगोसैकेराइड जो है ना, बात सुनो, वो जो जी जी तारिक भाई फरमा रहे हैं ना, वो ये फरमा रहे हैं कि 9 तक, 7 या 9 गालबन 9 तक फरमा रहे हैं ना, कि 9 जी तक जी सर, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है, और 9 से जब ज्यादा चेन बनती है तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। जी जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप सब, आपने वो सही कह रहे हैं। ओलिगोसैकेराइड जो है ना पॉलीसैकेराइड का मजमुआ है, ठीक है ना, उसमें कई पोली आ जाते हैं। पॉलीसैकेराइड हमने पढ़ा लिखा था 2 से 9 यूनिट होते हैं ना, 2 से 9 यूनिट होते हैं शुगर के, और 2 से 9 यूनिट की चेन बनती है, तो उसको ओलिगोसैकेराइड सबसे ज्यादा जो है ये मीठा होता है ना, सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स मीठा होता है, ठीक है। तो और फिर ये भी बात हुई थी कि जहर में भी, जहर पॉइजन इसलिए कहा जाता है कि उसमें कई चीजें की मिल जाती है, मतलब कई मीठे मिल जाते हैं। जब मीठे ज्यादा हो जाते हैं तो वो ना पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये पूरा पेज है, इसकी पिक्चर बना के उर्दू में लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह ना सीनियर लेवल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। अच्छा सिस्टर जी उमैर जफर साहब, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, तो सिस्टर एक कहना चाह रही है DM3, नाम नहीं लिखा हुआ है DM3। जी सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही है? सिस्टर है या भाई है? नाम नहीं आ रहा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था, ये सर ने जो बताया कि सेल और चिटोसोन यूज करवानी है, इसकी कोई टाइमिंग है या कोई एज लिमिट है? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा, एक बच्चा है सर 1 साल का ना, तो उसकी नाफ खराब है, उसके नाफ से ना ब्लड आता है, तो वो उसको मैं क्या यूज करूं ताकि मतलब बच्चा जो है वो ठीक हो जाए? नहीं मुझे नहीं सिस्टर पता, कोई हो सके आंसर देना चाहिए दे दी। जो चिटासन और चिटासन और सेल का, ये खाने से आधा घंटा पहले। आवाज नहीं आ रही सर जी चिटासन और सेल का जो आपने पूछा, मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि वो आपने खाने से आधा घंटा पहले चिटासन और सेल इकट्ठे यूज करवाने ना, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। तो ये बड़ा फास्ट तरीका हो जाएगा शुगर को कंट्रोल करने का, ठीक है जी। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप किसी जो है वो डॉक्टर से पूछ लें, वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सिस्टर सुमेरा चांद कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में क्लोज कर दें। सुमेरा चांद। एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि किसी फैमिली में अगर तेजी से शुगर पेशेंट बढ़ रहे हैं, अब जो बच गए हैं उनको क्या यूज करवाएं कि वो इस तरफ ना आ जाएं, और उनकी वो जो ईटिंग हैबिट है वो क्या चेंज करवाएं? सिस्टर हमारे पास ना पिछली रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको आप YouTube पे चले जाए ना, हमने 7 क्लासें डिस्कस की हैं सबके लिए, जिनको शुगर होगी या जिनको नहीं हुई। और ये जो वेलनेस वाले सब लोग, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को चेंज करें, सबसे पहले इमरजेंसी तौर पे लाइफस्टाइल को चेंज करें। आप एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं, वक्त पे खाने को अपना रूटीन बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल है, उसके बाद फिर BCM की थेरेपी है, फिर आप जो है खुराक की तरफ आए, फिर आप सप्लीमेंट की तरफ आए। तो जो जिनको शुगर होगी है या नहीं होगी, सबको आप एक ही कैटेगरी में लें, और कोई मसला नहीं है उनकी शुगर को कंट्रोल करना। देखिए शुगर बीमारी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, शुगर लाइफस्टाइल है। अगर देखिए मुझे अगर शुगर चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर शुगर चाहिए तो मुझे शुगर वाले पेशेंट के लाइफस्टाइल को कॉपी करना है, फिर मुझे शुगर मिल जाएगी। अगर मैं उसके लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता तो मैं शुगर नहीं लब सकता, पूरे पाकिस्तान में जो मैं शुगर नहीं लब सकता। तो इसलिए शुगर जो है ये लाइफस्टाइल है, ये बीमारी नहीं है। तो उनके फौरन आप लाइफस्टाइल को ठीक करवाएं। हमने 33% बात की थी ना, कि आप एक्सरसाइज शुरू करवा दें, BCM को यूज करवा दें, लाइफस्टाइल को ठीक करवा दें और सप्लीमेंट शुरू करवा दें, मसला हल हो जाएगा। जी अशफाक भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशफाक साहब कोटली से। ये जो शुगर पे आज रवैया तो काइंडली इसके नोट बना के शेयर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सुल्तानी भाई ने माशाल्लाह बड़े प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ना ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। आज हम ना जितनी क्लासें हुई थी ना, सारे नोट्स बना के सुल्तानी भाई की टीम ने उर्दू में लिख के ना, तो उसे ग्रुप में भी आज सजाद हैदर भाई हैं, ट्रेनिंग में ना मौजूद हैं, वो माशाल्लाह सारा लिख लेते हैं और शेयर कर देते हैं, वो करते हैं, फिर मैं सीनियर ग्रुप में भी कर देता हूं। जी हैदर से जा साहब। जी शुक्रिया सर। जी सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा वो ना।
डॉक्यूमेंट पूरा सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। सुल्तानी भाई को सेंड कर दे, सुल्तानी भाई फिर सीनियर लेवल ग्रुप में लगा दे, ठीक है पूरे। जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो आपकी इस खिदमत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अच्छा सर मैं इसमें मैं टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज के हवाले से एक चीज बताना चाह रहा था कि टाइप 1 जो डिजीज है ना, दुनिया में डायबिटिक पेशेंट्स का 10% हिस्सा जो है ना वो टाइप 1 डिजीज का होता है, जो कि जेनेटिक उसका मेन काज जो है ना वो जेनेटिक काज है और वो पैदाइशी होती है टाइप 1 डिजीज। जबकि दुनिया में 90% जो है ना डायबिटिक पेशेंट्स, उनका ताल्लुक टाइप 2 डिजीज के साथ है और उसका मेन कॉज जो है ना वो मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो खराब होता है तो आप टाइप 2 डिजीज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 डिजीज जो है वो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा जो है ना इससे ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह। आप शुक्रिया। अपने नोट्स है उसमें ये टाइप 1 टाइप 2 को भी उर्दू में लिख दीजिएगा, ठीक है। जी सर मैंने लिख लिया होगा, कंप्लीट लिख लिया होगा। जो वेलनेस सर नेक्स्ट वेलनेस क्लास जो ना, तो मैं सजेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वेलनेस क्लास जो है ना वो मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ना इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए। आपने मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ना कैल्शियम जो हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर है, इसका फ्रेम माशाल्लाह एक ऐसा जो है ना बड़ा बदरजातम और बहुत शानदार तरीके से तारिक भाई आपने कवर किया, आप आपके मशहूर हैं। तो मैं सजेशन देता हूँ सर कि नेक्स्ट जो वेलनेस क्लास हो वो कोलेस्ट्रॉल पे हो और इस पे ब्लड प्रेशर पे हो सर, और स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम, ये इसको एक टॉपिक के तौर पे लिया जाए सर, और इस पर 2-3 हफ्ते लगाए जाएं ताकि मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ना हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिक फैक्टर का मजमून पूरा हो जाए। अच्छा ठीक है। आप सब सुल्तानी भाई आपका क्या मशवरा है? सुल्तानी भाई, सुल्तानी भाई सर जैसे सर जैसे तारिक भाई ये आपने वैसे भी एसोसिएटेड डिजीजेस कहलाती है, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया सुल्तानी साहब को, वैसे भी ये जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सीवीडी है, ये एसोसिएटेड डिजीजेस कहलाती है। इनके मोर और लेस एक ही तरह के काजेस होते हैं और ये एक बीमारी जो है वो काज करती है दूसरी बीमारी को, दोनों बीमारियां मिलकर तीसरी बीमारी को काज करते हैं, तीनों बीमारियां मिलकर रीनल पैरामीटर डिस्टर्ब करती है। तो ये बड़ी एसोसिएट, इनको कर ले मजीद, हाफिज साहब सही फरमा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। आप सब आप ग्रेट आदमी हैं, आपकी वजह से हम सब लर्न कर रहे हैं ना, ठीक है, और आपकी वजह से मैं भी लर्न कर रहा हूँ, ठीक है सर। इंशाल्लाह आप मेटाबॉलिक को मैनेज करते हैं सर, मेटाबॉलिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है आप सब। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जी 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 मोहम्मद मसूद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मोहम्मद मसूद भाई। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले सैटरडे की वेलनेस ट्रेनिंग थी ना, वो आप यूट्यूब में शेयर करें ना, क्योंकि इससे पीछे की हमने डाउनलोड की हुई है, कभी बंदा भूल जाता है, नहीं लिख पाता ना, तो बंदा साथ साथ सुन के फिर दोबारा उसे डॉक्यूमेंट्स बना लेता है। तो पिछले वीक वाली अपने यूट्यूब पे शेयर करें ना, ताकि हम वहां से डाउनलोड कर लें इसको। नहीं मैंने शेयर की पिछले हफ्ते वाली, उसमें मैंने देखी नहीं है। अच्छा, आपकी आपका वेलनेस चैनल है ना, वेलनेस चैनल है ना आपका? जी मैं शेयर कर देता हूँ। जी ठीक, शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मोहम्मद रिजवान भी बात करना चाह रहे हैं, एसएम है हमारे। जी मोहम्मद रिजवान भाई। जी इस्लाम सर। जी बस ये आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। मैं पूछना चाहता था आपकी आवाज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर, ट्रेनिंग तो बहुत माशाल्लाह बताया कि आप साहब बताया कि अगर आपको जख्म हो जाता है या किसी भी किस्म का, जी रिजवान भी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है? जी आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी साथी। जी अब आ रही है सर आवाज? जी आ रही है। जी सर मैं पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह ट्रेनिंग तो बहुत शानदार हुई है। इकरार साहब ने, आपने माशाल्लाह बहुत हमारे मेंटोर हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवाई है। तो सर माशाल्लाह आपने जो अभी बताया कि शुगर के बारे में या और भी कोई जख्म हो जाता है,
तो उससे आप चीटोसान लगा सकते हैं और उसके बाद वो खुश्क होना शुरू होता है, पेस्ट और चीटोसान का मिलाप लगा सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई जख्म हो जाता है तो क्या ख्याल है, आप सर ने बताया कि शुगर के ऊपर आप ओजोन की हवा दे सकते हैं ना, तो क्या ख्याल है कि सर अगर ओजोन से पानी से उसको जख्म को धो दिया तो ये वेल नहीं होगा सर? दो तरीके हैं ओजोन से जख्म के ट्रीटमेंट के। एक तो ये है कि जख्म को पानी में डिप कर दें, ओजोन की पाइप उसमें लगा दें। दूसरा तरीका ये है पानी में डिप ना करें, आप जख्म के ऊपर शॉपिंग बैग चढ़ा दें, टाइट शॉपिंग बैग चढ़ा दें और उसकी पाइप जो है वो जख्म की अंदर ले जाए, जख्म के पास रख दें और उसे ओजोनाइज कर दें। और ये ख्याल रहे कि जब उसमें से ओजोन निकल रही हो ना, ओजोन निकल रही हो तो वो डायरेक्ट इनहेल नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखें। तो उसके ऊपर शॉपिंग बैग आप अच्छी तरह से चढ़ा दें और फिर जो है वो दो तरीके हैं आप ट्रीट कर सकते हैं, दो तरीकों से, ठीक है, ये दो तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आप सब दोस्तों के ऑनलाइन होने का। माशाल्लाह हमने मिलके सबने सीखा और माशाल्लाह आज हम 100 के करीब गए थे, तो हमारी 100 से ज्यादा क्लास हो जाती है। पूरे सर 100 रहे हैं, 100 कितनी दफा हुए हैं, कई लोग वापस गए होंगे पूरे 100। तो इंशाल्लाह आप ना और दोस्तों को इसमें शामिल करें और दोस्तों को शामिल करें, फिर हम इसको ना ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है? हम ना इसे इंशाल्लाह ऑनलाइन कर लेंगे तो हमारे पास 100 से ज्यादा की 100 से भी ज्यादा की हमारे पास कैपेसिटी है, कोई मसला नहीं है। तो सर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, ठीक है, आपका आज का दिन कामयाबियों भरा हो। तो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग इसको प्रोसेस करके मैं जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।